ऊपरी बाधा होती क्या है? रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे बहुत सारे लोग, कोई ट्रेन से कट के मर गया, कोई कैसे मर गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अब उनकी जो आत्माएं हैं, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया था, टाइम से पहले ही मर गया, वो सुसाइड किया उसने, अब उसकी आत्मा वहाँ पे ही कहीं ना कहीं घूम रही होगी। शमशान घाट में भी कई आसपास जो है नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं। जो चौराहे होते हैं, चौराहों पे भी कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है। अब कई बार क्या होता है कि आजकल देखो लेडीज को बड़ा शौक होता है बाल खुले रख के चलने का, परफ्यूम लगा लेना, कोई तेज परफ्यूम लगा लिया। अब जब वो लेडी किसी चौराहे से निकलेगी या रेलवे क्रॉसिंग से निकलेगी तो उसके साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी भी उसके साथ ही चल देगी। अब वो चीज़ उसके शरीर में भी वास कर सकती है, उसके घर में भी वास कर सकती है। अगर उसके घर के अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, घर के अंदर कोई देव शक्ति नहीं है उसके घर के अंदर, तो वो चीज़ फिर घर के अंदर वास कर लेगी। जहाँ पे मृत्यु हुई वहाँ पर आत्मा होती है। हाँ, चांस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब ये जो ऊपरी बाधा है, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, ये एक आत्मा के रूप में होती है क्या? आत्मा लोगों को कष्ट देती है? हाँ, बिल्कुल आत्मा के रूप में ही होती है। देखो दो तरह की आत्माएं होती हैं। पवित्र आत्माएं होती हैं कुछ, जो किसी को कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती, किसी को नुकसान नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जिनके ख्वाब जो थे वो दिल में ही रह गए, इच्छा पूर्ण नहीं हुई। अभी कोई लड़का था, जवान उम्र में जवान था, शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। अब उसकी इच्छाएं दिल में है, अब उसने उस इच्छाओं को पूरा करना है। कई लोग मेरे पास में आके कहते हैं कि सर होता भी है ये कुछ, वास्तव में होता है। क्योंकि हमें तो लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको दौरा पड़ रहा हो, आप कह रहे हैं जी उसको ऊपरी बाधा है। और भूत प्रेत कहाँ होते हैं यार, ये सब किताबों की बातें। उनसे मैं एक बात कहूंगा कि एक तुलसीदास का एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो अगर भूत प्रेत है नहीं तो फिर उन्होंने नाम क्यों लिया उनका? भूत पिशाच होंगे तभी नाम लिया है ना। या तो कह दो कि ये हनुमान चालीसा ही गलत है, तुलसीदास भी गलत है वहां पे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज के इस पॉडकास्ट में समस्त दोस्तों का, भाइयों का स्वागत है। चार वेदों से निकले ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान भी है, ज्योतिष विज्ञान भी है। ज्योतिष चलने का मार्ग बताता है। ज्योतिष की बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें लाल किताब एक अमृत बन के उभर रही है। इसे अरुण संहिता भी बोलने वाले बोलते हैं, इसे रावण की किताब भी बोला जाता है, इसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी बोला जाता है। हर किसी की अलग अलग संज्ञा है लाल किताब को लेके। कोई बुरा बोले, कोई भला बोले, कैसे भी बोले, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद, पर प्रयोग लाल किताब को हर ज्योतिषी करता है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं कि लाल किताब इंस्टेंट रिजल्ट देती है। किसे पता है? ऐसे लोग हैं जो लाल किताब के ऊपर रिसर्च करते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है, लाल किताब में जो लिखा है, वो ज्ञान किताब का ज्ञान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस ज्ञान से लोगों की ज़िंदगी बदलते हैं और उनके तजर्बे अलग होते हैं। सो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट, जो लाल किताब के एक एक्सपर्ट हैं। पिछले 20 साल से ज्योतिष विद्या से लोगों की सेवा कर रहे हैं। क्या है वो, क्यों हैं, क्यों लाल किताब ने उनको चुना, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी पंडित राम राम। राम राम। मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पंडित गुरुराज है जी। और तकरीबन 20 साल मुझे ज्योतिष करते हुए हो गए जी। और सही मायने में मैंने जो लाल किताब के जो रिजल्ट देखे हैं आज तक प्रैक्टिकल तौर पे, वो अविश्वसनीय है। जी। लाल किताब के एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसके उपाय जो हैं बहुत सरल हैं, सस्ते हैं। जी। दूसरी बात क्या है कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उपाय करने वाला उपाय नहीं कर सकता। जी।
मान लीजिए अभी कोई बीमार है, वो बेड से उठ भी नहीं सकता, तो अब वो उपाय आप खुद नहीं कर सकता। लेकिन लाल किताब की एक खासियत ये है कि आप उस जातक के जो बीमार पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के भाई से भी आप उपाय करवा सकते हैं, उसके पिता से उपाय करवा सकते हैं, उसकी माता से उपाय करवा सकते हैं, उसके बच्चे के द्वारा भी आप उपाय करवा सकते हैं। एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा, इसके रिजल्ट जो हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट है, तुरंत असर देने वाली है। वैदिक के रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे मिलते हैं। वैदिक आप ऐसे समझ लें जैसे होम्योपैथिक दवाई, जी, देर तक खानी पड़ेगी तब जाकर रिजल्ट मिलेंगे। और वैदिक में कई बार बड़े बड़े हवन बताए जाते हैं, बड़ी बड़ी पूजाएं बताई जाती हैं, वो कई बार इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन लाल किताब के बहुत साधारण से उपाय हैं, घर की वस्तुओं से ही आप उपाय कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कहीं बाहर से कुछ सामान लेना पड़े, कोई बहुत कम, रेयर ही होता है ऐसा, ज़्यादातर घर में चीज़ें मिल जाती हैं, उससे आप उपाय करके प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अब कोई इंसान अगर बिल्कुल मौत के करीब है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, घर वालों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि भी क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, दवाइयाँ करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, आराम नहीं आ रहा है। वैदिक पूजा जब तक कराएंगे, जब तक पूजा चलेगी, तब तक तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उस टाइम पे मरते इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सांस तो आए कम से कम। अगर सांस आ गया, उसके आगे फिर देखेंगे क्या करना है। तो उस टाइम पे अगर लाल किताब का उपाय किया जाए तो उस इंसान के लिए ऑक्सीजन जैसा काम करता है। वो एकदम से उस इंसान के स्वास्थ्य में चेंज आना शुरू हो जाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है, मान लीजिए किसी के ऊपर कोई केस लगने वाला है, कोई झगड़ा कला क्लेश हो गया, कोई ऐसी स्थिति बन गई है कि उसके ऊपर कोई मतलब अब पुलिस कभी भी आके उसको उठा सकती है। अब ऐसे टाइम पे इंसान सोचता है कि यार कोई ऐसा उपाय हो जिससे ये बात यहीं की यहीं रुक जाए। यार मैंने झगड़ा तो कर लिया उससे, और वो जा रहा है आपको थाने जा रहा है और मेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा है और पंगा पड़ सकता है, कोई केस कर सकता है मेरे ऊपर। तो उस टाइम पे कुछ उपाय ऐसे हैं कि आप अगर उसको इंस्टेंट कर लें तो आप देखेंगे वो जो माहौल गर्म हुआ है वो वहीं का वहीं ठंडा हो जाएगा, वहीं पे शांत हो जाएगा। जो केस उसके ऊपर पड़ सकता था, या कोई कोर्ट केस या कोई थाना कचहरी उसकी हो सकती थी, वो वहीं का वहीं रुक जाएगी लाल किताब के एक छोटे से उपाय से। तो लाल किताब का जब मैंने ये चीज़ें देखी कि ये देखो, एक तो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली चीज़ है, दूसरा सुलभ है, आसानी से कोई भी कर सकता है, तो मुझे लगा कि लाल किताब की स्टडी करके इसकी जो बारीकियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाए। मैंने अपने चैनल पे लाल किताब के सारे उपाय, लाल किताब के 12 ही भावों में फल, लाल किताब कुंडली हम किस प्रकार देखें, उसके क्या नियम हैं, खाने हमें कैसे देखने हैं, दृष्टि कैसे देखनी है ग्रहों की, वो सारी जानकारी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। और कई बार मुझे कॉल आती है कि सर आप सिखाते हो, लाल किताब ज्योतिष सिखाते हो, कब से सिखाना शुरू कर रहे हो? तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मत जाओ, बहुत पैसे ले लेंगे तुमसे, लाखों रुपए ले लेंगे, और उसके बाद भी आपको ज्योतिष आ जाए उसकी गारंटी कोई नहीं है। आप बेहतर है चैनल पे जाओ, शुरू से वीडियो देखना शुरू करो, आप घर बैठे ही ज्योतिष सीख जाओगे, कहीं पैसा मत लगाओ। तो लाल किताब ज्योतिष जिस तरह से इसके रिजल्ट हैं, उस चीज़ को देखते हुए मैंने लाल किताब को चुना, और बेहतर रिजल्ट होने की वजह से मैंने इसके रिजल्ट भी देखे और बहुत लोगों का भला भी किया। मैंने भला नहीं किया तो परमात्मा नहीं है, लेकिन जो उपाय मैंने बताए हैं इंस्टेंट उन लोगों को फ़ायदा हुआ, और ये फ़ायदा ही लाल किताब को आज फेमस कर रहा है। रसोई घर से सामान उठाया, बाजार से 5-10 रुपए का कोई सामान लिया और अपनी ज़िंदगी के दुख दर्द उस एक छोटे से उपाय से ठीक हो गए। आज के दिन बीमार आदमी अस्पताल में जाता है, अस्पताल उसका ऑपरेशन भी करता है, बिल्कुल करते हैं। उसे लेटाता भी है, ICU में भी डालता है। मैं बोलूं अगर संपूर्ण ज्योतिष अगर एक अस्पताल है तो लाल किताब उसमें एक मेडिसिन शॉप है। हाँ बिल्कुल, मेडिसिन शॉप है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इसके उपाय जो कोई भी इंसान कर सकता है। मतलब अब आपको पता है कि हॉस्पिटल में कोई बंदा एडमिट है, आप
चाहे वो इंसान कहीं भी हो। अभी कई बार मेरे पास में क्या होता है, ऐसे क्लाइंट आते हैं, फ़ोन आते हैं जो अमेरिका कनाडा बैठे हुए हैं। वो कहते हैं सर यहाँ पे तो जल प्रवाह का सिस्टम ही नहीं है कोई, हम तो जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पास में कोई मंदिर नहीं है, आप कहते हो कि जी मंदिर में सामान देना, वो भी नहीं हम दे सकते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपके घर में कोई है, इंडिया में कोई है आपका रिश्तेदार, आपके माता पिता भाई बहन कोई है? तो जवाब आता हाँ जी मेरे पापा हैं घर पे। पापा से करवा दो आप ये उपाय, खून के रिश्ते से उपाय हो जाता खून के रिश्तेदार से आप ये उपाय करवा सकते हैं। ब्लड रिलेशन का अगर आपका कोई भी है, वो इस उपाय को करेगा तो भी आपको रिजल्ट, आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, आप अमेरिका बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, आपको वहाँ पे आराम मिल जाएगा। ये तो अमृत के कलश की तरह हो गया बिल्कुल अमृत कि के आपको कलश। समस्या आई, देखी आपने समस्या आपकी तरफ बढ़ रही है, आपने कलश उठाया, अमृत पिया, उसी टाइम ठीक हो गया। बिल्कुल उसी टाइम ठीक हो। हर समस्या का हल होता है इसमें? हाँ, अब ये आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब एक वहम मैं आपका निकाल दूं, अपने दर्शकों का भी निकाल दूं, हर चीज़ का इलाज लाल किताब में नहीं है। नहीं। अगर कोई ये कहे ना कि भाई लाल किताब से हर समस्या का निदान है और हर ग्रह का इलाज हो सकता है, नहीं हो सकता। ग्रह दो तरह के हैं, राशि फल के और ग्रह फल के। अगर ग्रह आपकी कुंडली में राशि फल का है तब आप उसका उपाय करेंगे, आपको इंस्टेंट आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर ग्रह फल का बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, अगर ग्रह फल का बैठा हुआ है तो आप उसके लाख उपाय कर लो, उसका कोई आपको प्रभाव नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसका जो भी प्रभाव है, जो भी फल है, आपको भुगतना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। आप 20 साल से ज्योतिष कर रहे हैं, 20 साल हो गए मुझे। सेवा कर रहे हैं लोगों की, हजारों लाखों लोग आपके पास आए होंगे। जी। आपकी 20 साल की विद्या है, आपका 20 साल का ज्ञान है। आज मशहूरी आती है जी 15 दिन में लाल किताब सीख लें, 20 दिन में ज्योतिष बन जाए। ऐसे 20 दिन में पढ़ के ज्योतिषी बन सकता है आदमी? ज्योतिषी तो नहीं, पर मुझे लग रहा है कि वो एक खतरनाक आदमी बन जाएगा। अगर उसको ज्योतिष की ग्रामर का नहीं पता है, लाल किताब की अगर उसको ग्रामर नहीं पता है, खाली ये नहीं है कि राहु 8वें में बैठा हुआ है तो आप सिक्का जल प्रवाह कर दो, 8वें खाने राहु बैठा हुआ है आप जौ जल प्रवाह कर दो, आप नारियल जल प्रवाह कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। अगर वहाँ पे कोई दूसरी जगह जहाँ हम जल प्रवाह करवाने जा रहे हैं, खाना नंबर 4, जल प्रवाह जो चीज़ की जाती है वो खाना नंबर 4 है। अब अगर ज्योतिषी को पूरा ज्ञान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि 20 दिन में वो ग्रामर कंप्लीट कर लेगा या 3 दिन में ग्रामर कंप्लीट कर लेगा। मेरे पास में मैं भी देखता हूँ कई बार यूट्यूब पे वीडियो आई होती है, 3 दिन करो जी, आप अपनी कुंडली आप देख लोगे, आप अपने उपाय अपने आप कर लोगे। पर देखने वाली बात ये है कि अगर खाना नंबर 4 में खाना नंबर 8 का अगर कोई शत्रु बैठा हुआ और आपने चीज़ जल प्रवाह कर दी तो उसका सत्यानाश कर देगी, वही तबाही का कारण बन जाएगा उपाय उसके लिए। अभी मुझे थोड़े दिन पहले एक कॉल आया, कहने लगा जी मैंने 8 किलो सिक्का जल प्रवाह किया और जब से किया है तब से मैं बर्बाद हूँ, टेंशन में पड़ा हूँ, कोर्ट केस भी हो गए और जेल भी मैं काट आया हूँ और परेशानियाँ ही परेशानी हैं। मैंने कहा भाई आपने सिक्का जल प्रवाह किसके कहने पे किया? कहते नहीं वो मैंने एक कुंडली वो वीडियो देख रहा था, मैं यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी और वीडियो देखने में वहाँ पे पता लगा कि भाई राहु ख़राब हो तो आप 8 किलो सिक्का जल प्रवाह कर दो। मैंने कर दिया और जब से किया तब से बर्बाद हूँ। मैंने कहा आपने देखा खाना नंबर 4 में उस टाइम कौन सा ग्रह चल रहा था, वर्षफल में कौन सा ग्रह था खाना नंबर 4 में? कहते नहीं सर मुझे इतना तो नहीं पता। तो जो लोग ये कहते हैं कि 20 दिन में आप लाल किताब सीख जाएंगे और 20 दिन में आप लोगों के उपाय करने लग जाएंगे, हो सकता है आपका एक गलत उपाय सामने वाले की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। नुकसान होते हैं इसके? बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा। जो जल प्रवाह करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है? देखिए जल प्रवाह का मतलब है हम उस ग्रह को खाना नंबर 4 में भेज रहे हैं, कुंडली का खाना नंबर 4, और खाना नंबर 4 जो है वो चंद्र का है और चंद्र उस ग्रह को शांत करता है। जिस भी ग्रह को हम खाना नंबर 4 में भेज रहे हैं उसकी कारक वस्तु को हम खाना नंबर 4 में भेज रहे हैं। आप राहु को अगर खाना नंबर 4 में भेजना चाह रहे हैं, राहु आपका खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है, तो राहु की कारक वस्तु उठाइए आपने। राहु की कारक वस्तु क्या है? सिक्का, लेड। आपने लेड लिया, 8 किलो लिया या 800 ग्राम लिया, आपने वो जल प्रवाह किया। अब जल प्रवाह किया आपने, उस ग्रह को खाना नंबर 4 में भेज दिया जहाँ पे चंद्र का घर है।
वहाँ पे जाके वो ग्रह शांत हो गया। लेकिन अगर खाना नंबर 4 में सूर्य बैठे हुए या बृहस्पति बैठे हुए, तो अब क्योंकि राहु सूर्य का शत्रु है, बृहस्पति का भी शत्रु है, आपने सिक्का जल प्रवाह किया, उधर पिता को आपने चारपाई पे डाल दिया, सूर्य को ग्रहण लगा देगा राहु खाना नंबर 4 में जाके। तो आप जब भी कोई चीज़ जल प्रवाह कर रहे हो तो आपको ये भी देखना है कि वर्षफल में वहाँ पे ग्रह कौन सा है, कुंडली में खाना नंबर 4 में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। ऐसे नहीं कोई भी चीज़ उठा के आपने कहीं पे भी जल प्रवाह कर देनी है। जल प्रवाह करते हुए कुंडली दिखाना जरूरी है, और योग्य ज्योतिषी को दिखाएं, ऐसा ही नहीं कि किसी को भी आप दिखाएं। जो योग्य ज्योतिषी है उसका पहचान पत्र कहाँ से मिलता है? देखिए, योग्य ज्योतिषी जो होगा उसको आपको समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी। आपने उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी है और वो समस्या अपने आप ही बता देगा आपकी प्रॉब्लम चल कहाँ रही है, किस ग्रह की वजह से चल रही है, किस ग्रह की दशा है, किसकी महादशा है, किसकी प्रतंत्र दशा है, ग्रह कुंडली में कहाँ चल रहे हैं। क्या क्या ज्योतिष का कोई सर्टिफिकेट होता है ज्योतिषी का? देखिए, सर्टिफिकेट तो आपको बाजार से भी मिल जाएंगे। आजकल व्यूज़ की गेम है, किसी एस्ट्रोलॉजर के 5 मिलियन 10 बिल्कुल, मिलियन बिल्कुल, व्यूज़ आ गए, हाँ, हम उसी को सोच लेते हैं वही ज्ञानी। हाँ, बिल्कुल सोच लेते हैं। जो ऋषि मुनि हैं, कर्म कांड वाले ब्राह्मण हैं, उनको छोड़ के हम एक रील देखते हैं। रील देखते हैं, रील बाबू पे जी बोल रहे हैं जी चोटी ऐसे रखो, इसको नक को इसको ऐसे डालो, हम भागे जाते हैं। बिल्कुल। तो सर्टिफिकेट होता है कोई ऐसा? देखिए, ज्योतिष का सर्टिफिकेट हाँ कई जगह है, कई ऐसे संस्थान हैं जो ज्योतिष की शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद वो एक सर्टिफिकेट। आदमी पहचाने कैसे किसी को? देखिए, पहचानने की कोई पहचान क्या नहीं है। तरीका है पहचानने? पहचानने का तरीका बस यही है कि आप उसको कुंडली दिखाओ, आपकी कुंडली देख के अगर वो आपके बारे में सटीक जानकारी दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम प्रॉपर बता पा रहा है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है। हर ज्योतिषी क्या बोलता है, आपके ऊपर किसी ने कुछ करा हुआ है, आप जिसको भी कुछ देते हैं वो आपके साथ धोखा कर लेता है, लेकिन उसका आपके पास लक्ष्मी जी टिकते नहीं है, आपके ऊपर उधार चढ़ा हुआ है। अब जब आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है तो समस्या में ही जा रहा है ना। बिल्कुल समस्या में आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता, आपकी बीवी आपके साथ झगड़ती है, आपके माता पिता के साथ आपकी बनती नहीं। लो जी 10 में से 9 क्वेश्चन हो गए सही। कॉमन, हाँ ये कॉमन बातें हैं, और ये जो आपने बातें बताई है लगभग 90% लोगों पे स्टिक बैठती है। हाँ जी, तो फिर हो गए ज्योतिषी बन गए, ये सारे हम भी बन गए ज्योतिषी। बिल्कुल हम सही भी बात सारे बोली। टीवी देखने शुरू कर दें। लेकिन देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर वो ज्योतिषी वास्तव में ही सही होगा। जी। अभी आपने एक चीज़ बोली कि आपके ऊपर किया कराया है, तंत्र क्रिया की हुई है, आप उसको प्रूव कैसे करोगे? तंत्र क्रिया तो की हुई है, आपने कुंडली देखी। प्रूव फेसबुक से, यूट्यूब के अकाउंट से हो जाता है ना, जिसके ज़्यादा फॉलोअर हैं उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है यूट्यूब की तरफ से। ज्योतिषी का हाँ, लोगों को लगता है कि ये फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, हाँ, यही बस सही वो होगा। फॉलोअर की गेम है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, एक तो आप अगर आप कुंडली दिखाएंगे ना किसी को, अगर वो ज्योतिषी अच्छा है तो आपके ग्रहों की स्थिति को देख के आपके घर की स्थिति भी बता देगा कि आपके घर में कहाँ पे क्या सामान पड़ा हुआ है, वो कुंडली कैसी से स्थिति। कुंडली से पता लग जाता है। कुंडली से पता लगेगा उसके घर में कहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है, उसके घर में कैसी स्थिति कैसी है, उसका घर का फेस कैसा है, जी। सन फेस है या वेस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है, उसका भी पता चल जाएगा। उसके घर में कहाँ पे क्या चीज़ बनी हुई है उसका पता चल जाएगा। उसके बच्चों की स्थिति कैसी है, उसके पत्नी की स्थिति कैसी है, उसके दादा की स्थिति कैसी है, पिता की स्थिति कैसी है, उसका पिछला टाइम कैसा रहा है। घर के अंदर 10 लोग रह रहे हैं तो 10 की कुंडलियों में सेम होगा कि इनका घर सेम है, कि 10 के हिसाब अलग अलग होंगे ग्रह तो सबके? नहीं, देखिए उसमें क्या होता है कि जो बड़ा बेटा होता है, हाँ। बड़े बेटे की कुंडली से अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सटीक नजर आएंगी, घर की बहुत सारी चीज़ें सटीक नजर आएंगी। पिता की कुंडली से भी, पिता ने मकान बनाया है जी। अपने पैसे से मकान बनाया है, जी। और उसकी कुंडली, पिता की कुंडली आप उठा के देखेंगे तो पिता की कुंडली ही बता देगी कि घर में कहाँ पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं, कैसी स्थिति में, घर कैसी स्थिति में, घर के सामने क्या है, जी। घर के पीछे क्या है, घर के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती। लाल किताब आजकल बहुत प्रचलित है, बिल्कुल। हर कोई लाल किताब को ही अपना रहा है। लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर
कि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है हमें, कह रहे फ़ोन नहीं उठाते, काम बहुत है लाल किताब वाले के पास, वैदिक वाले खाली बैठे हैं। ये क्या मसला है जी, क्यों ऐसा है? मसला वही है कि जो सही एस्ट्रोलॉजर हैं जी वास्तव में जी उनकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। जो बैठे हुए हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको गांव में भी मिल जाएंगे, कई ऐसे एरिया में मिल जाएंगे जहाँ पे पहुँच नहीं है। जी उनको भी ज्योतिष का पूरा ज्ञान है, बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर भी हैं, कुछ जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आज की डेट में जो मीडिया है ना, इसने एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा कामयाब किए हैं। आज जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, जिसके आप फॉलोवर ज़्यादा हैं, आप उसी को अच्छा एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। और जिसके फॉलोवर ज़्यादा हैं वो जानबूझ के भी कई बार फ्री होने के बावजूद भी आपके कुंडली नहीं देखता है, आपको लटका के रखेगा 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बिजी हैं। ये तरीका है, भाई ये तरीका है कि वो पूरा गर्म करके खाएंगे। बिल्कुल गर्म करके खाएंगे। सामने वाले को लगे कि भाई वो उसके पास काम इतना ज़्यादा है कि वो उसके पास टाइम ही नहीं है आपके कुंडली देखने का। आप परेशान हो, आप कहोगे नहीं यार कुंडली भी इसी को दिखानी है, यार ये बंदा बहुत बिजी है, इसके पास में भीड़ बहुत है, इसी को कुंडली दिखानी है हमने। अब उसको चाहे कोई भी काम नहीं है, वो बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है, पर जानबूझ के आपको वो उसने लटका के रखा, आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है वो, या फ़ोन किसी और बंदे ने उठाया है, वो सर तो बहुत बिजी हैं, सर कुंडलियाँ देख रहे हैं, अभी आज टाइम नहीं है जी यही चीज़ चलती है। और इसी चीज़ के चलते उसके रेट जो है बढ़ जाते हैं। जब आपको कोई चीज़ सुलभ मिल जाती है ना आसानी से, आसानी से। तो आपको लगता है कि यार ये तो बेला ही बंदा है, ये तो फ्री है, इसको तो इसकी फ़ीस भी ज़्यादा लग रही है यार। जी और वो भले चाहे आपसे 500 रुपये ले रहा है, आप कहेंगे नहीं यार 500 रुपये फ़ीस बड़ी ज़्यादा ले रहा है, ये 1100 फीस बहुत ज़्यादा ले रहा है। लेकिन जिस बंदे ने आपसे अगर फ़ीस मांगी 50,000, 31,000, 1,00,000 रुपये, यार बंदा बहुत पहुंचा हुआ है यार, फ़ीस बड़ी ज़बरदस्त है, उससे तो मिलने की फ़ीस बड़ी ज़्यादा है यार, वो है यार उसके पास में कुछ ना कुछ तो है जब फ़ीस इतनी ज़्यादा रखी उसने। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो गई होती हैं, चीज़ें होती हैं यही एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा- के पास। यही हो रहा है ज़्यादा आजकल, यही हो रहा है। क्या एस्ट्रोलॉजर्स के पास होता है ऐसे, जादू भी होता है कुछ, किस चीज़ का? चमत्कार दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर? एस्ट्रोलॉजर अब देखो मुझे नहीं पता, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी हैं जो केमिकल इफेक्ट दिखा रहे हैं, जी उनके पास में कुछ ऐसे केमिकल हैं। अभी पिछले कुछ टाइम पहले मुझे एक लेडी आई, कहते जी मुझे ना ऊपरी बाधा हो गई थी, और मैं फिर वो बाबा जी के पास में गई, उन्होंने इलाज किया, उसके बाद भी मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है? जी कहते जो उन्होंने कुंडली देखी थी। मैंने कहा कुंडली देखी, उसके बाद कैसे आपको कैसे पता कि भाई ऊपरी बाधा है? कहते उन्होंने चेक किया था। कहते कैसे चेक किया था? कहते उनके पास में एक बाउल था, एक एल्यूमिनियम का बाउल था, वो बाउल उन्होंने मेरे पेट पे रखा और पता नहीं कोई मंत्र पड़े तो उसके अंदर ना राख इकट्ठा हो गई, काफ़ी सारी उसने राख निकाल के दिखाई, और उसने बताया भी जी ये मसान है जी, आपको कोई राख खिलाई गई है, देखो ये है राख। मैंने कहा भाई सिल्वर का था वो बाउल? कहते हाँ जी एल्यूमिनियम का, सिल्वर का था वो। मैंने कहा अगली बार उससे कहना कि स्टील का बाउल मैं लेके आई हूँ और मुझे करके दिखाओ, ये मसान निकाल के दिखाना मुझे। एक्चुअल में एक केमिकल होता है, उसको शायद बोलते हैं मर्करी क्लोराइड। वो क्या है, एल्यूमिनियम के साथ में ना एक रासायनिक क्रिया करता है, जी और उससे क्या होता है जैसे ही उसको आप उसके ऊपर लगाओगे ना तो उसको मतलब गला देता है, एक तरह से खोर देता है उसको, और वो बुरुद्दे के टाइप में ना, बुरुद्दे के रूप में उसमें इकट्ठा हो जाता है, राख जैसा, वो देखने में राख जैसा लगता है। जी उसी चीज़ को कई एस्ट्रोलॉजर, कई तांत्रिक ये कह के दिखाते हैं कि जी देखो मैंने जो है ना ये चमत्कार करके दिखा दिया, आपके पेट से मैंने मसाना निकाल दिया, यही राख आपको खिलाई हुई थी, देखो कटोरी के अंदर आ गई। वो सारा चमत्कार उस केमिकल का है। अब जो गांव के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो उनके झांसे में आ जाते हैं, फिर लाखों रुपया उनको दे देते हैं। हम भी चेक करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं चेक करते। ऊपरी बाधा का आपकी कुंडली से पता चल जाता है। ऊपरी बाधा होती क्या है? रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे बहुत सारे लोग, कोई ट्रेन से कट के मर गया, कोई कैसे मर गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। और उनकी जो आत्माएं हैं, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया था, टाइम से पहले ही मर गया वो, जी सुसाइड किया उसने, अब उसकी आत्मा वहाँ पे ही कहीं ना कहीं घूम रही होगी। शमशान घाट में भी कई आसपास जो है नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं। जो चौराहे होते हैं, चौराहों पे भी कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है।
आत्माएं कहें तो। अब कई बार क्या होता है कि आजकल देखो लेडीज़ को बड़ा शौक होता है बाल खुले रख के चलने का, परफ्यूम लगा लेना, कोई तेज परफ्यूम लगा लिया। अब जब वो लेडी किसी चौराहे से निकलेगी या रेलवे क्रॉसिंग से निकलेगी तो उसके साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी भी उसके साथ ही चल देगी। अब वो चीज़ उसके शरीर में भी वास कर सकती है, उसके घर में भी वास कर सकती है। अगर उसके घर के अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई घर के अंदर कोई देव शक्ति नहीं है उसके घर के अंदर, तो वो चीज़ फिर घर के अंदर वास कर लेगी। अब मान लें उसका घर अगर साउथ फेसिंग घर है या नॉर्थ ईस्ट खराब है उसकी कुंडली घर का, नॉर्थ ईस्ट में उसने फ्लश बना ली, तो वहाँ तो देव शक्ति तो ख़त्म हो गई ना, ईशान कोण दूषित हो गया। अब वहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी वास कर सकती हैं बड़े इजी तरीके से, क्योंकि उनको भगाने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पे, शरीर में भी वास कर सकती हैं। अब अगर किसी को ऐसी चीज़ हो गई है, लक्षण तो इसके बहुत सारे हैं, पता चल जाते हैं, लक्षणों से भी पता चलता है कि इसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, लेकिन उसको चेक करने का एक ख़ास तरीका है। हमारा जो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें किसी की कुंडली में लगे कि इसके ऊपर ऊपरी बाधा है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर ऊपरी बाधा हो सकती है, लेकिन उसको चेक करना पड़ेगा जी। अब चेक करने का तरीका क्या है, वो इंसान कहीं भी हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जहाँ पे मेरी आवाज़ उस तक पहुँच सके, उसने क्या लेना है, कोई राख ले ले। अब आज की डेट में क्या है कि चूल्हे वगैरह तो रह नहीं गए, जी जी तो हम कहते हैं कि कोई 4 अगरबत्तियाँ जलाए, जी उसकी राख ले ले, और फैमिली के लोग जो हैं उनको भी बिठा ले साथ में, और उसको टेस्ट करके देखे 2 3 4 बार ना, उसको टेस्ट करके देख ले कि उसका टेस्ट नॉर्मल है। उसके बाद मुझे कॉल करे। हमने यहाँ से किसी मंत्र का जाप करना है, कोई मंत्र हमने यहाँ से पढ़ना है, और उसको फिर से हमने टेस्ट करने के लिए बोलना है, वही राख जो वो पहले 1-2 बार टेस्ट कर चुका है। अगर हमारा मंत्र पढ़ते के साथ ही उसका टेस्ट कड़वा हो जाए, जी बिल्कुल करेले जैसा कड़वा हो गया, या बिल्कुल खट्टा हो गया, नींबू जैसा खट्टा, जी या बिल्कुल नमक जैसा हो गया कि पता नहीं नमक की डली जुबान पे रख ली, इसका मतलब है उसको कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम है, उसको कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव उसके ऊपर है। इसकी पहचान एक और भी है, जिसके ऊपर ये चीज़ होगी, जी एक खास टाइम पे आके ना उसके सर में या कंधों में भारीपन होगा। ये चीज़ें उसको ऐसा लगेगा जैसे जकड़ी हुई हैं, सर पे भारीपन सा उसको महसूस होगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मुझे तो हमेशा ही रहता है। लेडीज़ में खासकर मैंने देखा है, जिनकी कुंडली में राहु 12वें बैठा होता है खासकर, उनमें भी इस चीज़ का प्रभाव देखा है मैंने, ऊपरी बाधा का। तो उनके साथ में क्या होता है, उनको सपने बड़े गंदे आते हैं, जी ऐसे सपने आते हैं जिसको वो अपने पति को भी बताते हो ना, उसको शर्म आती है। कई बार मरे गिरे लोग बहुत दिखाई देते हैं उसको, कभी उसको कोई बुआ दिखाई दे रही है, वो डेथ हो गई थी जी 4 साल 5 साल पहले, कोई फ्रेंड की डेथ हो गई थी वो उसको दिखाई दे रहा है, कोई चाचा ताया मर गया था उसकी बार बार दिखाई दे रहा है, उसको नज़र आ रहा हूँ। कई बार एक चीज़ मैं आपको बहुत शॉकिंग बात बताने वाला हूँ अभी, लेडी की कुंडली में राहु 12वें बैठा हुआ है और हमने चेक किया उसको ऊपरी बाधा भी है, तो उसके साथ में कई बार जो देखने में आया है कि उसके साथ में कोई नेगेटिव एनर्जी दुष्कर्म करती है उसके साथ, जी और उसको फील होता है, रियल में फील होता है उसको। सुबह इवन के उसके जो ऑर्गन हैं वो तक दर्द कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केस ठीक किए हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास भी आते हैं बहुत मैं सारे। थोड़ा ना डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा। जी आपने बोला जिस जगह पे मृत्यु होती है, शमशान भूमि हो गया, जी हॉस्पिटल्स हाँ, हॉस्पिटल्स बिल्कुल, और रेलवे क्रॉसिंग्स, रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ पे मृत्यु हुई वहाँ पर आत्मा होती है। हाँ चांस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब ये जो ऊपरी बाधा है, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती जी। है, ये एक आत्मा के रूप में होती है क्या? आत्मा लोगों को कष्ट देती है? हाँ बिल्कुल, आत्मा के रूप में ही होती है। देखो 2 तरह की आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं होती हैं कुछ, जो किसी को कोई बुरा प्रभाव वो नहीं कुछ डालती, नहीं किसी करती। को नुकसान नहीं करती। जी लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, जी जिनके ख्वाब जो थे वो दिल में ही इच्छा रह गए, पूर्ण नहीं हुई, इच्छा पूर्ण नहीं हुई। जी। अभी कोई लड़का था, जवान उम्र में मर जवान गया, था, शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, अब उसकी इच्छाएं दिल में हैं, अब उसने उस इच्छाओं को पूरा करना है। उसने किसी कन्या को जाते देखा, उसके बाल खुले थे, परफ्यूम कोई तेज लगा रखा है, परफ्यूम- उसने अट्रैक्ट किया, उसको खींचा तो अपनी- वो उसके साथ चल पड़ा। बिल्कुल चल पड़ेगी उसके साथ में।
ऐसे आत्माएं किसी भी आदमी को किसी के साथ भी चल सकती हैं। बिल्कुल चल सकती है। लेडी के साथ में जेंट्स लगता है, खासकर जो मैंने देखा है जी जी। मेरे प्रैक्टिकल में है कि जो कोई लेडी होगी उसके लेडी साथ के साथ जेंट्स जेंट्स की होगा, आत्मा लगती है, और जेंट्स होगा तो उसके साथ में जेंट्स लेडी, होगी तो उसके साथ लेडी। उसके लेडी लगेगी उसके साथ तो में। ये उसको तंग करती हैं फिर। देखिए एक चीज़ है, कुछ लोग मेरे पास में आके कहते हैं जी यार आप कह रहे हो कि मेरे ऊपर ऊपरी बाधा है, पर हमें तो कुछ ऐसा कुछ फील नहीं होता ना। तो ऐसा है कि भाई मैं, मेरी घरवाली जो दीवार पे चल रही है, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि भाई जी वो दीवार पे चलने लग गई, छत पे चलने लग गई, या उसने बाल खिलार लिए, फैला लिए और उल्टा सीधा बोल रही है, आदमी की आवाज़ में बोल रही है। जी। तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके घर में अगर कोई चोरी कर रहा है ना, तो कभी नहीं चाहेगा कि आपको पता लगे कि मैं चोरी कर रहा हूँ। अच्छा, ये आत्माएं इतनी स्मार्ट होती हैं, स्मार्ट होती हैं, वो गुप्त रूप में आपके घर में रहेंगी। बताएंगी नहीं किसी को, हो सकता है उसके लक्षण जो मामूली लक्षण वो होंगे, अपनी क्रिया करेंगे। हाँ भाई उसको कोई घर चाहिए ना, उसको तो जगह चाहिए रहने के लिए, कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे उसको कोई तंग ना करे और वो अपनी चीज़ का संभव कर सके जो भी उसको चाहिए। ठीक है, अब उसको स्त्री के साथ में संभव करना है वो करेगा उसके साथ में, या उसने खाना पीना है। अभी मेरे पास में एक केस आया था, उसमें वो लड़का अच्छा खासा लड़का था जो कभी उसने शराब को हाथ नहीं लगाया, मीट को हाथ नहीं लगाया। वो इंसान मीट शराब के पीछे इतना पागल हो गया, वो दिन भर दारू में टल्ली रहने लगा, बुरे हालात हो गए उसके दारू तो वो पी दारू कोई और पी रहा था, पी। उसके साथ में जो एनर्जी थी, जो नेगेटिव एनर्जी एनर्जी, पी रही होती है। वो एक्चुअल में एक ऐसा इंसान मरा जी। जो दारू के नशे में ही मरा। एक ऐसा इंसान जो दारू का इतना शौकीन था, जो पियक्कड़ था आदमी। पियक्कड़ बंदा था, उसकी डेथ हो गई। अब उसकी तो सोच दारू में ही रहेगी ना, मरने के बाद भी उसकी जो सोच है दारू में ही है। तो अब वो जिसके इंसान अंदर भी घुसेगी उसको फिर वो शराब पीने मांगेगा, पे मजबूर कर देगी। वो मांगेगा वही चीज़। अभी कई लोग ऐसे हैं वो चिट्टे की तरफ लग जाते हैं। पंजाब में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, चिट्टे का नशा है बहुत ज़्यादा, और चिट्टे के नशे में बहुत लोग मरते हैं, मरते ही हैं, एट लास्ट उसमें भी मौत ही। आत्माएं होती हैं। बिल्कुल, वो भी आत्मा ही होगी। वो किसी अगर अच्छे खासे इंसान के साथ में लग गई तो वो उसको चिट्टे पे लगा देगी, वो स्मैक पे लगा देगी, उसको नशे पे लगा तो देगी। ऐसी चीजों का आपको पता चल जाता है। चेक करने पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हर इंसान के ऊपर यही चीज़ है, हो सकता मान है लीजिए उसकी कोई आदत हो। बंदा अमेरिका में या कनाडा में है, तो वहाँ पे तो वहाँ की आत्मा ने उसको पकड़ा होगा कि यहाँ वाली आत्मा वहाँ भी चले जाती नहीं, है। वो वहाँ की आत्मा होगी, जो जहाँ पे है वहीं की आत्मा लगी होगी उसके। अक्सर हर मुल्क में, हर मजहब में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे इस्लाम में कह रहे जिन होता है जी, ये हर जगह पे हर। देखिए नाम अपने अपने रखे हुए हैं, अच्छा, चीज़ें वही हैं। चीज़ें वही हैं। अभी आप अगर किसी मुस्लिम से पूछोगे कि भाई ये लड़के के साथ में इस तरह का कोई गलत चीज़ होती है लड़की के साथ में, तो कहेगा इसके ऊपर ना खबीस है, खबीस। जी। इसके ऊपर जिन है, जिन्नात है इसके ऊपर। उसी को अगर हमारी लैंग्वेज में आप बात करें, आप दिल्ली साइड में चले जाएं, वो कहेंगे जी इसके ऊपर मसान है, मसान। तो मसान बोल देंगे उसको। इधर अपना अमृतसर की साइड में जाएंगे, वो कई बार उसको क्षेत्रपाल बोल देते हैं। हिमाचल की तरफ जाओगे आप उसको पहाड़िया बोल देते हैं, उसको गादा तो बोल ये आत्माएं किसी को भी अपने साथ जोड़ लेती है। देखिए डिपेंड करता है कि उसका ओरा कितना मजबूत है, उसका। अगर वो इंसान पाठ पूजा करने वाला हुआ, जी जी। अब एक इंसान है वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, सुबह शाम जाता है, पाठ पूजा करता है, भगवान का नाम लेता है, उसको नहीं कुछ कहेंगे। उसका ओरा मजबूत हो गया, उस पर अटैक नहीं कर सकती जल्दी। ये जब भी होगा वीक आदमी पे होगा। बिल्कुल, उसकी मेंटलिटी भी देखनी पड़ेगी। अगर उसका दिमाग ही कमज़ोर है, मन स्थिति डमाडोल है, पूजा पाठ वो करता नहीं है, सारे बुरे काम वो करता है, तो हो सकता क्या है। ये भी ग्रहों का पार्ट होता है? हाँ, देखिए मैंने जो नोट किया है, राहु छाया ग्रह है। जी। राहु को हम छाया ग्रह कहते हैं और राक्षस है, राक्षस है। ठीक है ना। अब कुंडली में अगर राहु 12वें खाने में बैठ जाए, अब 12वां खाना हम शरीर का कौन सा अंग मानते हैं? दिमाग। सर। अब राहु कहाँ बैठा है? उसके यहाँ पे बैठ गया, सर के ऊपर। जी। तो उसके दिमाग में जो है, एक तो वो ख्याल आते ही उसके ख़राब हो जाएंगे। 12वां खाना किसका है? नींद का भी है, जी। सपनों का है। तो उसके सपनों पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसको सपने मारे गिरे लोगों को, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये सपनों के माध्यम से भी इंसान को टॉर्चर करती है, कई बार जी। अपने होने का एहसास कराती हैं सपनों के माध्यम से। दोपहर में भी सपना आ सकता है, रात को भी सपना आ सकता है, कभी भी आ सकता है।
तो 12वां खाना सर का है, सर भारी रहने लगेगा, उसका सर में भारीपन होगा। अगर लेडी है तो 99% उसके साथ में कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा होगा, कुछ हो सकता है उसके साथ में कोई संबंध बना रहा हो, सपने में जी गलत रिलेशन बना रहा हो। और देखो इसकी एक बड़ी पहचान है, अभी इसमें कई लोग कहेंगे कि ये मेंटली भी हो सकता है, क्योंकि जवान लड़कियां हैं, उसके मन में भी आ गया विचार, दिन में कहीं से सोच लिया, रात को सपना आ गया। लेकिन इसकी एक पहचान ये है कि अगर उसके साथ में कुछ ऐसा हो रहा होगा, उसकी शक्ल नज़र नहीं आएगी, उसको ये चीज़ ऊपर की नज़र नहीं आएगी, गर्दन नहीं नज़र आएगी, उसको शक्ल नहीं दिखेगी, बाकी सारी चीज़ें उसके साथ में हो रही है, पर उससे पूछेंगे उसको शक्ल याद है, कहीं नहीं मैंने शक्ल नहीं देखी, उसकी शक्ल दिखती नहीं है। तो या तो एक बात ये, जी दूसरी बात ये है कि उसके साथ में अगर कोई गलत कुकर्म कर रहा है सपने में आके, वो उसका कोई ऐसा रिश्तेदार होगा, इतना करीबी होगा, जिसको जागते वो कभी सोच भी नहीं सकती कि ये मेरे साथ में ऐसा कुछ करेगा। उसका भाई हो सकता है सगा, उसका पिता हो सकता है, उसका चाचा हो सकता है, उस रूप में आ जाएगा। अच्छा, भेष बदल के आ जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि जिसको वो दिमाग नहीं उसका सोच सकता है कि नहीं यार, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मेरा पिता मेरे साथ में ऐसा कुछ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ग्रहों के हिसाब से होती है। जिस दिन आपके ग्रह खराब हो गए, उस दिन इन चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर होगा। हर किसी पे नहीं इसका नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि राह चलते हर इंसान के साथ में चीज़ें लग जाएंगी। ये चीज़ें अपने आप लगती है या कोई लगवाता है? हाँ, दो चीज़ें हैं इसमें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को चीज़ें साथ में लग जाएं, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तेरी किसी रिश्तेदार ने तेरे ऊपर कर दिया, और ज़्यादातर क्या होता है, एक ही जवाब होता है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछें कि किसने किया, ये आपका कोई करीबी है, आपका जानने वाला, आपका रिश्तेदार है कोई, उसने आपके ऊपर कराया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी के करने से ही हो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि चौराहे से चीज़ लग गई, किसी हॉस्पिटल से चीज़ लग गई, किसी रेलवे क्रॉसिंग से चीज़ लग गई, शमशान घाट से चीज़ लग गई। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान जेलसी रखते हुए भी करा देता है। केस आए हैं ऐसे मेरे पास में, जी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि देखो प्राइवेसी होती है किसी ना किसी की। जी जी एक क्लाइंट थे मेरे, उनकी वाइफ के ऊपर कुछ चीज़ें अटैक करती थी। जी अब हुआ क्या कि वो चीज़ उसके ऊपर हाजिर हो गई। तो जब उसके ऊपर चीज़ हाजिर हुई, मैंने उससे पूछा कि भाई आप कौन हो। तो पहले तो उसने बताया नहीं। मैंने कहा आप कौन हो, कहाँ से हो, बताओ मुझे। जी तो उसने बताया कि मैं एक लड़की हूँ। काफ़ी जोर देने पर जब मैंने उससे पूछा कि नहीं मैं आपको सही जगह पे लेके जाऊँगा, आपका हम कुछ अहित नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ गलत नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि आप इसको कष्ट क्यों दे रहे हो। वो ऐसे बातें कर लेती? हाँ बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे ही जैसे हम बैठे हुए बात कर रहे हैं। और वो लेडी जब मेरे पास में लेके आए ना, तो उसका जो पति था उसके साथ में, वो उसको भी नहीं पहचान रही थी। कहती मैं जानती नहीं कौन है, हम कहाँ आ गए, ये कौन सी जगह है। मैं तुझे पता कल क्या हुआ? कहते नहीं मुझे पता ही नहीं है, कौन हो तुम। फिर उसने मुझे सारा डिटेल में बताया। कहती मैं, हमारी ना डेथ हो गई थी। मैंने कहा कैसे डेथ हुई तेरी, कितने साल की है? तो कहती मैं 18 साल की लड़की हूँ। मैंने कहा कैसे डेथ हुई तेरी? कहते मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने कहा जोड़ दो, दिमाग पे जोड़ दो, कैसे डेथ हुई। कहते हम ना जल गए थे। कैसे जल गए थे? कहते आग लग गई थी हमारे घर में। मैंने कहा आग लग गई थी तो फिर इसके पास कैसे पहुंच गए तुम, मर गए तो इसके पास कैसे पहुंचे? कहते वो ना मेरी बहन की, बड़ी बहन की शादी थी और उस दौरान आग लग गई थी, तो हम सब के सब मर गए थे। तो मैंने कहा आप कितने लोग हो? कहते हम ना अभी फ़िलहाल जो हैं 4 लोग हैं, इसके साथ में हम 4 लोग हैं। मैंने कहा कौन कौन है? कहते मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरा पिता है और मेरी माता है। मैंने कहा 4 ही लोग हो? कहते नहीं हम 6 लोग थे। मैंने कहा बाकी के? कहते वो मर गए। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, आत्मा थोड़ी कभी मरती है, आत्मा थोड़ी मरती है। जी वो कहते नहीं मेरा मतलब है उनकी मुक्ति हो गई। मैंने कहा मुक्ति कैसे हो गई? कहते ये ना किसी के पास में गए थे, उसने कोई तेल बना के दिया था, तो वो इनके कान में जैसे ही डाला ना, तो उसके बाद में वो ख़त्म हो गए, उनका नहीं पता लगा, वो उनकी मुक्ति हो गई, वो चले गए। मैंने कहा फिर तुमने क्यों नहीं पीछा छोड़ा इसका, तुमने क्यों पकड़ा हुआ है इसको? कहते नहीं उसके बाद में ये इन्होंने किया नहीं, इलाज नहीं किया, तो मैं इसके साथ में। मैंने कहा क्यों तंग कर रहे हो इसको? कहते हम नहीं चाहते इसको तंग करना। मैंने कहा फिर क्यों तंग कर रहे हो? नहीं चाहते तो क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों किया इसको परेशान, और इसके पास आए कहाँ से तुम? जी वो कहते जी ऐसा है,
हम दिल्ली में थे, रोहिणी में। जी। उसने सेक्टर का नाम भी बताया, सेक्टर 3 में। तो मैंने उससे पूछा कि ये दिल्ली गई है कभी? कहते ये कभी जलंधर से बाहर नहीं गई है, अमृतसर या जलंधर इससे बाहर तो कभी गई नहीं। मैंने कहा ये रोहिणी का नाम ले रही है। कहता रोहिणी छोड़ो, इसको मोहल्ले का नहीं पता है अपने जी। सही तरीके से। मैंने कहा फिर चलो, तुमने बताया कि रोहिणी में तुम थे, कौन सा सेक्टर था? कहते 3 नंबर था, सेक्टर 3। वहाँ पे हमारी मौत हुई थी, आग लग गई थी, सारे जल के मर गए थे, और हम वहाँ पे किसी को रहने नहीं देते थे। वो जो घर था वहाँ पे किराएदार को हम टिकने नहीं देते थे, हम भगा देते थे उसको। जो भी आता था हम उसको परेशान करते थे। मैंने कहा फिर? कहते फिर एक मौलवी आया, उस मौलवी ने हमको कैद कर लिया। अच्छा। उसको हमें ना सबको ना उसने अपने साथ में ले गया वो। मैंने कहा कैद कैसे किया? कहता उसने कीलन कर रखा है, हमारे ना हमें परेशान करता है वो। और इसकी कोई चाची है, वो चाची ने उस मौलवी को कह के इसके ऊपर भेजा हुआ है। मैंने कहा क्यों भेजा हुआ है? कहते हैं इनकी ना कोई प्रॉपर्टी है, वो चाचे ताए की प्रॉपर्टी है, और उसमें इसकी मम्मी ने कब्जा करके रखा हुआ है, और वो चाहती है कि वो छोड़ दे उसको, वो प्रॉपर्टी हम लेना चाहते हैं। वो अकेली कब्जा करके बैठी हुई है, और उसने इसलिए भेजा है कि ये मर जाए, खप जाए, लड़की की शादी हो जाएगी और इसके माँ बाप जो मर जाएंगे तो हम वो ले लेंगे। वो तो वो हमें बार बार तंग करता है, हमें भेजता है इसको तंग करो, परेशान करो। हम नहीं चाहते इसको परेशान करना, पर वो हमें टॉर्चर करता है और हमें इसको परेशान करना पड़ता है। तो मैंने कहा अब आप छोड़ोगे कैसे इसको? कहते अगर हमें सही रास्ता मिल जाए, सुरक्षित जगह मिल जाए, तो हम इसको छोड़ देंगे। हमारी कोई गारंटी ले ले कि भाई हाँ वो तंग नहीं करेगा। तो उसका कई प्रकार की मैंने पूजा करके उसको फिर शांत किया, किलन किया उसको, फिर सही जगह पे उनको माँ के चरणों में हमने जगह दी, तब जाके उस लड़की का पीछा छुड़ा। और जैसे ही वो ठीक हुई, उसको सारा याद आ गया कि ये मेरा पति है, कल हमने शॉपिंग की थी, करवा चौथ की, कपड़े लिए थे। तो इसी बीच में जब ये चीज़ चल रही थी, मैं एक चीज़ और बीच में बताना भूल गया। जब ये लड़की इस तरह के ड्रामे कर रही थी ना, तो इसकी जो जिठानी थी जी। वो कहती थी ये लड़की ना ड्रामे कर रही है, ये ना घर वालों को परेशान करने के लिए, ससुराल को परेशान करने के लिए ना ड्रामे कर रही है, नाटक कर रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, उसने बोला कि ड्रामे कर रही है, और 2 मिनट बाद वो ही स्टार्ट हो गई, वो खुद भी वही ड्रामे करने लग गई। याददाश्त चली गई उसकी सारी, उल्टी सीधी हरकतें करने लग गई, बाल खोल लिए उसने। मतलब उसकी हरकतें ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी, उसके पति के कंट्रोल में नहीं आ रही थी किसी के। फिर जब वो उसको मेरे पास में लेके आए, फिर मैंने उनको थोड़ा शांत किया, शांत करके फिर धीरे धीरे मैंने उनको ठीक किया, और आज वो बिल्कुल ठीक है। ये मरी हुई आत्माओं में इतनी शक्ति होती है किसी का नुकसान करने की? देखिए डिपेंड करता है कितनी पुरानी है वो। और कई बार क्या होता है कि जो लोग उनको यूज करते हैं ना, वो कुछ अपने मंत्रों की शक्ति से, कुछ चीज़ों से उनको मतलब दे देती है, इतनी पावर दे देती है कि वो यूज कर सके, वो अपने उस पावर को तंग कर सकें। वैसे तो जो आत्माएं हैं वो जल्दी किसी का नुकसान नहीं कर सकती, आत्माएं एकदम से किसी का नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन सपनों के माध्यम से, किसी शक्ति के माध्यम से ये किसी का नुकसान भी कर सकती हैं, सपनों के माध्यम से या उसके फिजिकल। आप देखिए कोई चीज़, आपके एक बैलून है, हमारे पास में एक गुब्बारा है जी। गुब्बारे में अगर हम हवा भरेंगे तो एक सीमा तक वो गुब्बारा उसको झेल सकता है। हाँ जी। अगर ज़्यादा हवा भरेंगे तो उसकी जो दीवारें हैं गुब्बारे की वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, और वहाँ से क्या है, फटने का खतरा रहेगा। जी। हमारा जो बॉडी बनी हुई है, शरीर बना हुआ है, वो सिर्फ एक आत्मा के रहने के लिए बना हुआ है, हमारी अपनी जो हमारी आत्मा शरीर में है उसी के लिए हमारा शरीर बना हुआ है। अगर कोई ज़बरदस्ती इसमें एक दूसरी आत्मा घुसने की कोशिश करे तो स्पेस तो हमारे कम है, अब दूसरी आत्मा भी आ गई वहाँ पे। तो उसने क्या करना है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं, हार्ट है हमारा, हमारी किडनी है, हमारी पैनक्रियाज है, सबको नुकसान करना। उस पर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब उस पर दबाव पड़ेगा तो फिर वो समझ में आता है कि भाई उसको तो हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है, उसको पित्ते का ऑपरेशन करना पड़ गया जी, उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, सर में भारीपन होने लग जाता है। लाल किताब में इन चीज़ों का क्या विवरण है? देखिए लाल किताब में इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया, लेकिन हाँ एक जगह ज़रूर बात हुई है। कहते हैं राहु कुंडली के खाना नंबर 6 में बैठा हो जी। तो बीमारी की शिनाख्त नहीं होती। शनाख्ती नहीं होती। हाँ, आप डॉक्टर के बीमार है बंदा, उसको प्रॉब्लम है, लेकिन जब उसके टेस्ट करा रहे हैं तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा,
टेस्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या, पेट में दर्द है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो पेट में दर्द क्यों है, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है या सर में दर्द है। कुछ लोग स्वस्थ होते हैं, एकदम बीमारी होती है, बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है इसका आखिरी दिन है। बीमारी लंबे समय से चली आ रही होती है, वो डायग्नोस ही नहीं होती। हाँ, उसका कारण यही कई बार क्या होता है कि कुछ आत्माएं शरीर के अंदर काफ़ी टाइम से वास कर रही होती हैं, पता नहीं होता किसी को। पता नहीं चलेगा उसका। पता कैसे चलेगा, आप कैसे टेस्ट कराओगे उसका? डॉक्टर के पास तो कोई स्कैनिंग मशीन नहीं है ना उसको टेस्ट करने की। क्या रेमेडीज भी होती हैं इसकी? हाँ, देखिए सबसे पहले तो ये देखना है कि किस ग्रह की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है। कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह था जो इस चीज़ को लेके आया। जी। अब जैसे राहु 8वें खाने में बैठे हुए हों, या राहु लगन भाव में बैठे हुए हों, राहु 12वें खाने में बैठे हुए हों, राहु कई बार 5वें जो भी होता है राहु से होता है। छाया ग्रह तो राहु ही है ना। अगर कुंडली में राहु होता है तो धोखा भी मिलते हैं लोगों को। राहु धोखे का ग्रह भी है, धोखा भी देता है। तो जो धोखे होते हैं दुनिया में लोगों के धोखे भी होते हैं। राहु खाना नंबर अगर 8 में बैठा हुआ है तो वो धोखे भी दिलाता है, बंदे को जेल यात्रा भी करवा देता है, बेवजह के झगड़े, उड़ता तीर। मान लीजिए किसी का पढ़ाई में बच्चे का मन नहीं लग रहा, प्यार में धोखे हो रहे हैं, ये भी राहु कराता है। देखिए राहु आपकी कुंडली में अगर 5वें खाने में बैठ जाए जी। तो 5वां खाना किस चीज़ का है? विद्या का है, पढ़ाई का है। 5वां खाना लव अफेयर का भी है, प्रेम का। 5वें खाने में अगर राहु अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको रिश्तों में समस्या आएगी। बिल्कुल, लव अफेयर खराब हो जाएंगे, उसके टूट जाएंगे। अभी पीछे मुझे एक फ़ोन आया मेरे रिश्तेदार का ही, वो कहते जी 4 साल से मेरा अफेयर था लड़की के साथ में, शादी की सारी तैयारी हो गई, हमारे घर के भी तैयार, उसके घर के भी तैयार, अब लड़की मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है, मेरे से बात ही नहीं कर रही है, वो कह रही मैंने शादी नहीं करनी। मैंने कहा भाई कुंडली दिखाओ अपनी। मैंने जब कुंडली देखी तो वही 5th हाउस में राहु, 5वें खाने में राहु चल रहा है, ऊपर से 5वें खाने का जो लॉर्ड था वो 6ठे खाने में चल रहा है। तो फिर वो पोजीशन ही ऐसी बन गई कि 5वां खाना उसका ख़राब हो गया। अब 5वां खाना पढ़ाई का भी है, और राहु 5वें खाने में बैठा हुआ है तो कहाँ पढ़ने देगा वो? लव अफेयर तो ख़राब होंगे ही होंगे, पढ़ाई में भी दिक्कत, पेट की तकलीफ भी देगा। देखिए बहुत कम विद्वानों से ना मौका मिलता है मिलने का, आपके पास तजर्बा है, मैं चाहूँगा थोड़ी डिटेल के अंदर आप लोगों को विधि बताएं जी कि लाल किताब एक अमृत है जिसमें इंस्टेंट रेमेडीज होती है। बिल्कुल सो लाल किताब है एक हमारे पास रेफरेंस के लिए, दूसरा आपका तजर्बा है। बिल्कुल। देखिए मैंने अपने प्रैक्टिकल में एक चीज़ पाई है जी। कि जब कोई इंसान मुझे कुंडली दिखाने आता है या कॉल करता है तो जाहिर सी बात है वो परेशान होगा। खुशी में तो कोई भी अपनी कुंडली नहीं दिखाता, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसको शौक है। जी। जब परेशान होता है जब कुंडली दिखाता है। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब राहु की महादशा चल रही हो, राहु की अंतरदशा चल रही हो, राहु की प्रतंत्र दशा चल रही हो, या राहु कुंडली में खराब पोजीशन में हो, खाने में गलत बैठा हुआ है, अशुभ होकर बैठा हुआ है, जी। तब उसको प्रॉब्लम होगी और उस टाइम वो कुंडली दिखाएगा। क्या राहु अच्छा भी होता है लोगों के लिए? बिल्कुल अच्छा भी होता राहु शुभ भी होता है? है, बिल्कुल शुभ होता है। तो राक्षस शुभ कैसे हो सकते हैं किसी के लिए? हाँ, ये भी एक बड़ा बहुत अच्छा सवाल किया, हाँ जी। और गजब का सवाल है, और इसका जवाब देना मैं चाहूँगा। जी। देखिए मेरे हिसाब से कुंडली जो है वो 3 तरह की होती है। जी। मेरे हिसाब से, क्या ज्योतिष के हिसाब से, मैं भी मानता हूँ ज्योतिष में भी है, 3 प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं। जी। देव कुंडली, देव कुंडली, दानव कुंडली दानव कुंडली। और मानव कुंडली। देव, दानव और मानव। मानव। जी। अब आप कहेंगे देव कुंडली कौन सी है? देव कुंडली वो कुंडली है जिसमें आपके लगन के लॉर्ड देवता बनते हैं। आपके लगन के स्वामी जो हैं वो देवग्रह बनते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, मंगल। अब ये देवता की कैटेगरी में आते हैं, तो वो देव कुंडली बन गई। दूसरी कुंडली हो गई दैत्य कुंडली। अब दैत्य कुंडली में क्या आएगा? तुला लगन की कुंडली, क्योंकि लगन के स्वामी कौन बने? शुक्रदेव। और शुक्रदेव कौन है? शुक्राचार्य, दैत्य गुरु। वृष लगन की कुंडली, मकर लगन की कुंडली, शनिदेव हैं। कुंभ लगन की कुंडली। तो ये जो है दैत्य कुंडली हुई। मानव कुंडली में आपके मिथुन लगन और कन्या लगन, जी। ये मानव की श्रेणी में आ गया। अब आपने कहा कि राहु किन को बेनिफिट देगा और किन को
नुकसान करेगा। जी जाहिर सी बात है, अगर दैत्य कुंडली होगी तो ये भी तो दैत्य ही है, अपने भाई को सपोर्ट करेगा। भाई को सपोर्ट करेगा। दैत्य कुंडली में दैत्य ग्रह फायदा देगा, योग कारक ग्रह होगा। अब जैसे कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में शनि तो योग कारक है, शुक्राचार्य भी, शुक्र ग्रह भी योग कारक हैं। अगर आप लाल किताब से हट के अगर वैदिक के हिसाब से आप देख रहे हैं, कुंभ लगन की कुंडली है। अब भाग्य के स्वामी कौन बने? शुक्रदेव, जी शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य तो उसके योग कारक ग्रह बन गए ना, उसको तो हेल्प दे रहे हैं वो। ऐसे ही आप राहु को भी ले लें। राहु अगर मित्र राशि में पड़े हुए हैं अपनी, मान लें वो बुध की राशि में पड़े हुए हैं, आपके मिथुन राशि में पड़े हुए हैं, या कन्या राशि में पड़े हैं, या लाल किताब के हिसाब से देखें तीसरे खाने में पड़े हैं, छठे खाने में पड़े हुए हैं, अच्छी पोजीशन में। अभी अगर छठे खाने में राहु बैठे हुए हैं और उनका बुध भी अच्छी पोजीशन में है, खाली राहु के छठे खाने में होने से नहीं बात बनेगी कि भाई राहु छठे खाने में तो राहु उच्च के हो गए और बढ़िया फल देंगे। हमें बुध केतु को भी देखना पड़ेगा कि उनकी पोजीशन क्या है कुंडली के अंदर, बुध कैसी पोजीशन में। राहु छठे में है तो बुध कहाँ है? अगर बुध अच्छे हैं तो राहु छठे खाने के अच्छा प्रभाव देंगे, उच्च का प्रभाव देंगे। और राहु छठे खाने में बैठे हुए हैं तो शत्रु हंता होंगे। दुश्मन चाहे कितने भी बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, जी चाहे वो कोई सीएम ही क्यों ना हो, उसको भी उखाड़ फेंकेगा, उसको भी एक बार को तारे नजर करा देगा एक बार। राहु तीसरे खाने में बैठा हो तो बंदूक लिए खड़े हुए पहरेदार की तरह होता है। जी जी तीसरे खाने का भी राहु अच्छा है। राहु अगर आपका अच्छा है तो लॉटरी से, सट्टे से, शेयर बाजार से रातों रात मालामाल कर देगा आपको, करोड़पति अब बना जो देगा। हमारा कंसर्न था, राहु दैत्य कुंडली को सपोर्ट करता है, दैत्य कुंडली को राहु सपोर्ट करेगा। आपकी कुंडली में अगर राहु उच्च देव कुंडली को सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, अभी आपने कहा देव कुंडली की बात, अब मीन लगन की ही बात कर लें। जी अब मीन लगन की कुंडली में राहु अगर लगन में आ जाए प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे। बृहस्पति का कुंडली है, और वैसे भी राहु अगर लगन में आ जाए, आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, राहु अगर आपकी कुंडली में लगन भाव में आकर बैठ गए जी तो लाल किताब कहती है कि ऊंचाई पे चढ़ने वाला हाथी। लेकिन लगन का जो लॉर्ड है, जो लगन का पक्का ग्रह है, मालिक ग्रह है, हमें उसको भी देखना होगा। मंगल कैसी स्थिति में है, सूर्य कैसी स्थिति में है। लेकिन लगन में जब भी राहु आकर बैठ जाएगा सूरज को ग्रहण लगा देगा, सूरज चाहे कहीं भी बैठा हो। अब अगर कुंडली में सूरज को ग्रहण लग गया है तो उस इंसान को एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि वो कितना भी टैलेंटेड बंदा क्यों ना हो, जब उसको टैलेंट दिखाने का टाइम आएगा वो फेल हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, कोई बच्चा है, कोई लड़का है, वॉशरूम में गाना गा रहा है, बाथरूम में, कैमरे पे खत्म हो जाता है। बाथरूम में तो बड़ा अच्छा गा रहा है, सुरीला गा रहा है, और जब उसको हमने बोला कि यार आज तुझे ना स्टेज पे ये अपना गाना गाना है, वो जब स्टेज पे पहुंचता है वो सारा कुछ भूल जाता है, यश नहीं मिलेगा उसको। इतना प्रभाव पड़ता है जी। यश, सूर्य यश का कारक है, मान सम्मान का कारक है, वो तो दिलाना ही नहीं है ना। सूर्य पिता का भी कारक है। लगन भाव में राहु बैठे हुए हों तो सूर्य को ग्रहण लगा देगा 21 से 24 के बीच में, या 11वें साल में, या लास्ट 28वें साल में, जब तक के पिता दुनिया में नहीं रहेगा। सूर्य के साथ में राहु बैठ गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। लगन में राहु आके बैठ गया, सूरज कहीं भी बैठा हुआ हो सूर्य को ग्रहण लगा देगा। मैं चाहूँगा राहु को डिटेल्ड में डिस्कस करें, क्योंकि राहु आज हर घर की समस्या बना हुआ है। बिल्कुल। सो अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो कैसा होता है वो इंसान? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी जी कि राहु अगर लगन में बैठा हुआ जी तो ये बात तो है कि वो तरक्कियां भी करेगा, एक टाइम पे आके ना ऊंचाई पे भी जाएगा वो। अच्छे होते हैं लोग फर्स्ट हाउस वाले, देखिए, ट्रिकी आदमी होते हैं। ट्रिकी होते हैं। हाँ, लगन में राहु बैठा हुआ ना, ट्रिकी होता है। हो सकता है ऐसे इंसान का रुझान जो है वो शॉर्टकट की तरफ हो, शॉर्टकट से पैसा कमाने का। लेकिन सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो शॉर्टकट की वजह से हो सकता है उसको जेल यात्रा भी करनी पड़े, फर्स्ट हाउस वाले। क्योंकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है। मान सम्मान की हानि होनी लिखी हुई है उसकी, सरकार की तरफ से उसकी हानि हो सकती है, सरकार की तरफ से दंडित होना पड़ सकता है उसको। यश मान तो मैंने बोला ही है कि सूर्य को ग्रहण लग गया तो यश तो जाएगा ही उसका। तो मानहानि राहु की राहु फर्स्ट हाउस में है, वो वीक है आपके लिए। लगन भाव का राहु प्रॉब्लम तो देता है, पूरी लेकिन पूरी- वहाँ पूरी पे भी जिंदगी- वहाँ पूरी पे भी जिंदगी एक चीज मैं आपको फिर से मैं बता दूं कि लगन भाव में अगर राहु मित्र राशि में बैठा हुआ जी तब उस इंसान को ऊंचाई पे भी लेके जाएगा वो।
तरक्कियां भी दिलाएगा, ऊंचाई पे चढ़ता हुआ हाथी। तो अगर मित्र राशि में नहीं है तो नुकसान करेगा, वो पूरी जिंदगी पूरी लाइफ नुकसान करता रहेगा। देखिए, एक चीज़ समझनी होगी, कोई भी ग्रह ना तो पूरी ज़िंदगी के लिए अच्छा है ना पूरी ज़िंदगी के लिए ख़राब है। तो राहु फर्स्ट हाउस का जो जो असर रहता है ये कौन सी उम्र में रहता है? देखिए, फर्स्ट हाउस के राहु का मैंने जो देखा है 21 से 24 का टाइम जो होता है ना, जी, वो बड़ा कष्टकारी होता है, खासकर पिता के लिए। 42 साल की एज तक ये बुरा असर दे सकता है। जी। 11वां साल, 21वां साल, 42वां साल, या लास्ट 42 तक बुरा फल देगा। इसकी रेमेडीज, जनरल रेमेडीज क्या होती हैं? अगर लगन भाव में राहु है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक चंद्र से कंट्रोल किया जा सकता है। जी, चांदी का चौरस टुकड़ा गले में पहन लें, जी, या 1 किलो जौ लें, 4 किलो दूध में डाल के जल प्रवाह कर दें, बुधवार को कर दें या सोमवार को कर दें। बेहतरीन उपाय है। करते के साथ ही उसको रिलीफ महसूस होगा। अगर वर्षफल में राहु लगन में चल रहा है और वो परेशान है, मेंटली टॉर्चर हो रहा है, या झगड़े कलेश बहुत हो रहे हैं उसके साथ में, कोई सेहत को लेके प्रॉब्लम आ रही है उसको, जो जल प्रवाह कर दे, एकदम से उसको जो है डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ, रिलैक्स महसूस हो रही है। हम जो भी आपसे रेमेडी ले रहे हैं ना, ये हमारा चर्चा का विषय है। बहुत बार क्या होता है, लोग ना इसको दवाई समझ लेते हैं अपने लिए। देखिए, पहली बात तो एक ऐसे चीज़ है, देख के कोई भी रेमेडी नहीं करनी ना, चाहिए, गलती से नहीं, इसका गलती नुकसान से हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है। लगन भाव में राहु बैठे हैं, सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, सूर्य ग्रहण का उपाय कराना चाहिए उसको, सूर्य ग्रहण का उपाय भी करना चाहिए। सो अगर कोई गलत करेगा तो उसके पिताजी को भी समस्या हो सकती है, ऐसे उपाय नहीं करना चाहिए। नहीं, बगैर देखे कुंडली में ग्रहों को देखना पड़ेगा आपको। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए, योग कारक ग्रह हुए, और आपने राहु को शांत कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ का दान अपनी मर्जी से ही करने लगे। देखिए, उच्च का कोई ग्रह अगर बैठा है तो उसका दान करना जो है वो स्लो पॉइजन की तरह है, अच्छा, वर्जित है, वो वर्जित है। नहीं उच्च करना। के ग्रह का दान नहीं करेंगे और नीच के ग्रह का दान लेंगे नहीं आप। नीच का दान लेना भी नहीं है। नहीं, आप मंदिर गए, वहाँ पे लंगर लगा था, आपने बोला मैं घर वालों के लिए भी ले जाता हूँ, वो तो आप वो सारी समस्या घर ले आए। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे मान रोड लीजिए, साइड कभी भी खाना नहीं चाहिए, दान नहीं कहीं नहीं मिल रहा नहीं हो। नहीं नहीं, देखा अभी कई जगह क्या होता है, कई लोगों की कुंडली में होता है कि आपने फ्री में किसी से कुछ नहीं लेना। सूर्य सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, अब वो इंसान फ्री की चीज़ें लेता जाए, बर्बाद हो जाएगा। मुझे कल ना एक फ़ोन आया दिल्ली से, जी, कह रहे विनय जी मैं आपके पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं कहा, बताइए हमारे से गलती हुई है? कह रहे नहीं, आपको सुझाव देना था। जी, मैं दीजिए। कह रहे आप ना फ्री के पॉडकास्ट बंद कर दो करने। मैं क्यों? कह रहे आप गुप्त विद्या बाहर निकाल रहे हो, आपका नुकसान करेगी ये। मैं कहा जी फिर को उपाय बताइए। कह रहे जो भी पंडित जी आते हैं आप उनसे ना 200 ग्राम हल्दी और 5 किलो चावल के पैसे ले लिया करो, या उनको बोलो ये ला दो। कह रहे फ्री में जो दान देते हैं, लाल किताब कहती है, उसका भी नुकसान होता है। बिल्कुल, बात सही है। कई बार क्या होता है, आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हों, अगर कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए हों और आप फ्री शिक्षा का प्रबंध कर दें, जी, आपने देखा कोई बच्चा है या पढ़ नहीं पा रहा है, उसके पास में पैसे नहीं है, आपने उसका फ्री शिक्षा का प्रबंध कर दिया स्कूल में, या कोई ऐसा आपने पढ़ाना ही शुरू कर दिया, खुद ही व्यवस्था पढ़ाना बना दी किसी के लिए। व्यवस्था कर दी किसी तरीके से, जी। तो वो भी आपके लिए बर्बादी का कारण बन जाएगा। अच्छा, आप अपनी श्रद्धा से भी दान नहीं दे सकते? नहीं, कई लोगों में देखो, बड़ा देखो पंजाब का एक कल्चर है, हाँ, खुले दिल वाले लोग हैं। खुले दिल वाले होते हैं, छबील लगती है। आपने देखा होगा कि अब गर्मियाँ चल रही हैं, अभी आप रोड पे आप जाएंगे ना तो जगह जगह छबील लगी होंगी, और उसको देखा देखी कई बार क्या होता है, हमारे मन में भी आता है कि यार ठंडे पानी की ना हम भी छबील लगाते हैं, लोगों का भला करते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6ठे भाव में बैठे हों, 8वें भाव में बैठे हों, 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों, और आप चंद्र की चीज़ों का दान करें, आप चावल का दान कर दें, आप चांदी का दान कर दें, आप दूध का दान कर दें, या आप जल का ही दान कर दें, तो वो आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा, बर्बादी का कारण बन जाएगा। हो सकता है लास्ट टाइम में आपको पानी ना मिले, मृत्यु के टाइम किसी को पे, भी कोई चीज़ देनी है, आपके ग्रह खराब होते हैं अगर आपने गलत दे दी। अगर आपने गलत चीज़ का दान कर दिया। मुझे एक पंडित जी ने बोला, करे आपको ना मीठा नहीं खिलाना किसी को कभी भी। हाँ, तो वो मंगल कमज़ोर हो जाएगा आपका।
तो मैं ना अपने पास पूरे मिठाई के डिब्बे रखता था, कोई भी आता था ना को मुझे खुद को मीठे का शौक है, मैं उसको भी खिलाता था। तो जब से वो पंडित जी मना करके, अब मैं रोज़ मंगाता हूँ, छुपा के रखता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये मैं था, तुम्हें नमकीन दूंगा। हाँ, तो ऐसे होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। इन चीज़ों से भी नुकसान होता है। देखिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, अब उसका अगर आप दान कर रहे हैं तो उसका दान करने का मतलब है उस ग्रह को आप कमज़ोर कर रहे हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन आ गया आपके घर पे, आपने बच्चे की शादी के कार्ड बांटने और आपको मीठा वर्जित था और आपने मीठा ही पूरे खानदान में बांट दिया, खराब कर लिया अपने अपने ग्रह। तो आपको बांटना तो मीठा ही होता है शादी पे, मीठा बांटना होता है, उसमें नमकीन बांट सकते हैं फिर। उसमें ऐसा हो सकता है कि पहले आप नमकीन ही बांटे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नमकीन के भुजिया का आजकल चल रहा है कि वो एक पूरा सा डब्बा बना के दे दो भुजिया। ये आपकी जो बात मुझे समझ लगी, जिसको भी शादी ब्याह पे किसी को कुछ शगन के तौर पे भी कुछ देना, वो भी पहले कुंडली देख ले बिल्कुल कुंडली कि दिखा आपने के ऐसी ही आप। चीज का दान दे दिया, हाँ, गिफ्ट दे दिया आपने, जो आपको देना ही अलाउड नहीं है। होता है ऐसे। अभी मान ले, दान देने की बात तो हो रही है, दान लेने में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी लेने कई में दिक्कत है, कई कोई बार आपके घर पे दे गया जी, हाँ डब्बा दे गया कोई मिठाई का, या आप मंदिर गए वहाँ से आपने प्रसाद ले लिया। अभी देखो कई बार क्या होता है, हम मंदिर जाते हैं ना, वहाँ पे मंगलवार को गए, वहाँ प्रसाद चढ़ाया हनुमान जी को, और वहाँ से पंडित जी ने उठा के आपको भी दे दिया। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब हुए, अशुभ हुए, और मंगल की चीज़ आपने ले ली, तो वो मंगल की चीज़ आपको बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। अब आप कहेंगे कैसे? अब किसी इंसान को अगर डायबिटीज़ हो, किसी को शुगर है, तो उसको क्या कहते हैं हम कि भाई मीठा नहीं खाना, तुम्हें नहीं खाना मीठे को अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें शुगर है। जी, अब अगर वो मीठा ले ले तो शुगर बढ़ गई उसकी, समझ गया। ठीक है। अब ऐसे ही हमारा कोई ग्रह पहले ही ऑलरेडी ख़राब है और उसी की चीज़ हमने और ले ली। और वैसे भी कोई इंसान जब मंदिर में कोई चीज़ चढ़ाता है ना, तो वो अपने ग्रह की चीज़ वहाँ पे चढ़ा रहा है। अभी कई बार क्या होता है, तो शनिवार, आप वहाँ से ग्रह ले आए है ना, हाँ जी, कोई वहाँ ग्रह छोड़ गया और आप उसी का आप ग्रह उसको ले आए। उठा के ले आए। शनि का उपाय करने के लिए कोई गया, अभी शनिवार को बहुत सारे होता है ना कि वो काले चने मंदिर में दे दिए। शनिवार को अक्सर प्रसाद में भी वो काले चने मिलते हैं ना, काले चने चढ़ा दिए। अब वो तो अपना शनि को ठीक करने के लिए उसने काले चने आप वहाँ से चढ़ाए, शनि ले और आपका भी शनि खराब था, आप भी वहीं पे गए हुए थे मंदिर में। शनिवार का दिन था, आप तेल चढ़ाने के लिए गए थे, वहाँ से पंडित जी ने आपको छोले भी दे दिए कि ये लो जी काले चने ले जाओ। तो वो तो शनि आप उल्टा ले आए, दूसरे का भी शनि उठा लाए अशुभ। तो आपके तो पहले ही शनि खराब थे, वो तो और ज़्यादा खराब हो गए आपके। तो यहाँ पे भी अगर आप दान अगर ले भी रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ का दान ले रहा हूँ, लेना है कि नहीं लेना है। और अगर आप दान कर रहे हैं तो भी आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ का दान करूं। मुझे लगता नहीं हम लोग आज पॉडकास्ट ख़त्म कर पाएंगे। आप तो संपूर्ण ग्रंथ हैं आप अपने आप में। तो इसको प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। पहले बताइए, किसी को आपसे ये सारी विधियां लेनी हो, तो मैं भी आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था, बहुत ज्ञान है उसके ऊपर। जी, तो क्या चैनल का क्या नाम है आपके? देखिए मेरे चैनल का नाम है महाविद्या ज्योतिष। महाविद्या ज्योतिष। हाँ, तो उसके ऊपर ये सारी विद्या है। बिल्कुल, आपको महाविद्या ज्योतिष अगर सर्च करेंगे तो आपको ऊपर ही नज़र आ जाएगा, लाल किताब विशेषज्ञ करके लिखा हुआ होगा। तो ये जितनी भी विधियां बता रहे हैं सारी ऑलरेडी आपके चैनल पे है। हाँ, आप देखिए अगर कोई ज्योतिष सीखना चाहता है, लाल किताब ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है, और वो कहता है कि भाई मुझे मेरे लायक तो ज्ञान हो, कोई मुझे बेवकूफ़ ना बना सके, चैनल पे जाए, आप वो वीडियोस देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा वहाँ पे सारा ज्ञान मिल जाएगा। है पूरा शुरू से। आप शुरू से वीडियो देखना शुरू तो करें। अगर आपको मिलना हो, उसकी क्या विधि है? देखिए उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा, फ़ोन करके पहले अपॉइंटमेंट ले लें। उसकी भी व्यवस्था है वहाँ पे हाँ, सारी? व्यवस्था है, फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसमें फिर जैसे टाइम होगा उस तरह से आपको कॉल आ जाएगा। फिर ज़्यादा ऐसा वेटिंग नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको महीना रोक के रखेंगे या 15 दिन रोक के रखेंगे। हो सकता है आज आप अगर टाइम ले तो हो सकता है नेक्स्ट डे आपका नंबर आ जाए। राहु सेकंड हाउस जी, कैसा होता है आदमी? सेकंड हाउस का राहु कभी राजा कभी फकीर, अच्छा, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे। जीवन को झूले की तरह बना देता है, कभी राजा और कभी फकीर। परिवार में मनमुटाव, वाणी में कटुता। अच्छा, कठोर होगा बंदा। और कई बार देखा राहु दूसरे खाने में हो तो उसको स्मोकिंग का बड़ा शौक होता है, अच्छा, सिगरेट पिएगा। सिगरेट पीने का बड़ा शौकीन होता है।
ये जो सिगरेट पीते हैं ये भी ग्रह ग्रह पीते हैं? राहु है, धुआं क्या है? राहु ने पीना है सिगरेट, है ना? आप नहीं पी रहे, राहु पी रहा हो। राहु को आप यूज कर रहे हैं, राहु ले रहे हैं अंदर। अब यहाँ पे भी एक उपाय है, जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए स्मोकिंग ना करें, नुकसान तो है। आप राहु को अंदर ले रहे हैं, धुआं अंदर लेकर जा रहे हैं, तो राहु तो बृहस्पति का दुश्मन है ना। ऑक्सीजन, हवा जो है, ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो बृहस्पति है, जी। और राहु कड़वा धुआं, बृहस्पति का फल खराब हो गया आपका। अब अगर कोई नहीं रह सकता उसके बगैर, वो कहता है कि भाई नहीं मैं तो मर जाऊंगा अगर नहीं मैं पीऊंगा, जी। तो एक चांदी की टोटी बना ले, सिगार टाइप में, वो चांदी का पाइप ले ले, उसमें सिगरेट लगाए, उससे सिगरेट पी। कवच बना ले, सिगरेट कवच। चंद्र के बीच में से होके धुआं जाएगा वो। अब चंद्र क्या करेगा, उस राहु को शांत करके तब आपको देगा। आप तो देखना चंद्र खराब नहीं हो जाएगा जी? क्या जी? चंद्र खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, चंद्र नहीं खराब होगा, चंद्र राहु को कंट्रोल करेगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, आपने कभी देखा गांवों में हुक्का पीते थे? हाँ जी। अब धुआं तो वहाँ पे भी होता था, लेकिन धुआं कहाँ से होके जा रहा है? हाँ, पानी में से निकल रहा है। पानी में से क्रॉस होके फिर उस इंसान तक जा रहा है। वो इस तरह से जब वो पी रहे हैं तो पहले धुआं क्या है, फिल्टर हुआ, पानी में से निकाल, पानी में से निकला, पानी क्या है, फिर चंद्र है। चंद्र। अब हुक्का जो है उसमें भी ग्रह हैं, कई, एक ग्रह नहीं है, कई ग्रह। हाँ, उसमें कोयला भी जल रहा होता है। उसमें मंगल भी है, आग, मंगल आ गया ऊपर, जो आग जल रही है वो मंगल है। और जो नीचे जो उसका बर्तन जो है जिसमें वो पानी भरा हुआ है वो मिट्टी का हुआ करता था, मिट्टी का होता था। ठीक है ना। तो वो क्या है, शुक्र, मंगल आ गया, शुक्र आ गया, पंच तत्व हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब हुक्का पीना चाहिए लोगों को? देखिए पीना नहीं चाहिए वैसे तो, देखिए नशा तो किसी भी चीज़ का है तो बुराई, जी। लेकिन गांवों में अक्सर चलता था। और पुराने उस लोग टाइम पे क्या होता था, अगर किसी को सज़ा देनी है ना गांव में, तो कहते थे इसका हुक्का पानी बंद कर दो, और वो बहुत बड़ी सज़ा हुआ करती थी उस टाइम पे। और आज के टाइम में अगर आप किसी को कहते ना कि इसको बुलाना बंद कर दो, वो कहता परवाह नहीं यार, नहीं बुलाता तो मेरे घर में कौन सा राशन डाल रहा है। लेकिन उस टाइम पे बहुत बड़ी बेइज्जती का काम होता था। ये कह दिया ना हुक्का पानी बंद, उसको बुलाता नहीं था, पूरे गांव में पंचायत में उसको बुलाया नहीं जाता था, और वो बहुत बड़ी बेइज्जती वाला काम होता था उसके लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात होती थी। जी। अब मैं जैसे आपको बता रहा था, हुक्के में अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है, जल भी है जी। ना, सारी चीज़ें आ गई ना उसके अंदर। आग भी है उसमें, मिट्टी का बर्तन भी है, हवा से खींच रहे हैं आप उसको, है ना। तो उससे राहु कंट्रोल हो जाता है उससे। राहु कंट्रोल हो के आता था उससे। और हुक्का पीने से आपने कभी सुना कि भाई पुराने टाइम पे किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कुछ हो गया? सब पीते थे, किसी को कोई कैंसर की, कोई किसी को पता भी नहीं होता था कि भाई कैंसर नाम की कोई बीमारी भी होती है। सिगरेट पीने से पता नहीं कितने सारे आजकल। तो जितना भी आप कह रहे हैं कैंसर हो रहा है, राहु की वजह से हो रहा है। अति तो हर चीज़ की बुरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की अति करेंगे और आपकी कुंडली में भी ग्रह खराब है तो आपको कैंसर भी देगा, वो राहु कैंसर भी करवाएगा। तो उसके लिए चांदी का पाइप बनवाएं, चांदी का पाइप, वो चंद्र को। और क्या होता है राहु 2 वालों में? देखिए राहु खाना नंबर अगर 2 में बैठा हुआ है तो फाइनेंस को तो गड़बड़ करेगा ही करेगा, ये तो आप समझ लें। अच्छा, बंदा भी टीचर ही होता है? खाली कर देगा, या तो उसको एक टाइम आएगा उसके जेब में पैसा ही पैसा होगा, दूसरे टाइम उस बंदे को पूछेंगे तो वो कहेगा यार आज तो मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, खाली है यार जेब। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे मिडिल क्लास नहीं रखेगा वो। अच्छा, ऊपर रहेगा या तो बहुत ऊपर या नीचे, या तो 0 या 11 नंबर या 0 या हीरो, 0 से 11, 11 से 0। तो राहु 2 में शुभ होता है, शुभ होता है? अशुभ, अशुभ होता है। राहु खाना नंबर 2 का जो है इतना अच्छा पीड़ित होता है। पीड़ित होता है, खराब होता है। इसके लिए क्या उपाय होते हैं? इसमें देखिए एक तो सबसे बेहतरीन उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है, एक चांदी की प्योर गोली, शुद्ध चांदी की 4 ग्राम की गोली ले लें, उसमें आप कुंडा लगवा सकते हो ऊपर, उसमें सफ़ेद धागा डाल लें या चांदी की चैन डाल लें, उसको गले में धारण करना बेहतरीन उपाय है, बहुत उत्तम उपाय है। ये उपाय किया जा सकता है यहाँ पे, छोटा सा उपाय है। केसर का तिलक लगाए मत्थे के ऊपर, उससे भी ठीक होता है। हाँ बिल्कुल। राहु खाना नंबर 3। जी, देखिए खाना नंबर 3 पराक्रम का भाव है, और खाना नंबर 3 मंगल भी है वहाँ पे स्वामी, और बुध का भी घर है वहाँ पे, मंगल बुध, और यहाँ पे राहु भी आ गए। अब
बुध का घर होने की वजह से राहु की, देखिए बुध और राहु की मित्रता है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे हैं? अगर राहु को अगर हम हाथी समझें तो उसकी जो सूंड है वो बुध है। अच्छा। तो सूंड के बगैर तो हाथी अधूरा है, क्योंकि सूंड नहीं हुई हाथी की तो वो तो मर जाएगा कुछ ही दिन में, खाएगा कैसे हो। तो बुध जो है वो राहु का सहायक है, और बुध के घर में राहु उच्च का होगा। लाल किताब के हिसाब से अगर हम देखें तो राहु खाना नंबर 3 का उच्च का होगा, जी। और उस इंसान के लिए एक पहरेदार की तरह होगा, बंदूक लिए हुए पहरेदार के समान उत्तम फल का होगा। जी। और एक कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त जरूर होगा उसका जो उसकी फाइनेंशियली हेल्प करता हो। जब भी कभी वो मुसीबत में होगा, कोई एक इंसान उसके लिए तैयार हो जाएगा उसके फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। राहु खाना नंबर 3 का उत्तम है। इसके लिए कोई उपाय तो नहीं होते फिर? जरूरी नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि घर के अंदर कोई हाथी दांत की वस्तु ना रखी जाए, जी। हाथी का खिलौना ना रखा जाए घर के अंदर, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखें। राहु खाना नंबर 4। खाना नंबर 4 चंद्र का घर है, और राहु खाना नंबर 4 में ऑलमोस्ट शांत होते हैं, शांत होते हैं, कुछ नहीं बोलते किसी को। कुछ खराबी नहीं करेंगे वो, धर्मात्मा। चौथे खाने में राहु शांत होंगे, लेकिन कब तक? जब तक आप राहु को छेड़े ना। आपने अगर राहु को छेड़ दिया तो ये राहु अब बिगड़े हुए हाथी बन जाएंगे, ये काबू नहीं होगा फिर काबू में नहीं आएंगे। अब ये बिगड़ेंगे कब? अगर आप अकेली छत का निर्माण करा दें, दीवारें वही थी पुरानी, आपको लगा कि लेंटर बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा आगे कर दें उसको, आपने लेंटर डलवा दिया, या आपको लगा यार छत खराब हो गई है, दीवारें तो ठीक है, दीवारों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंटर तोड़ के ना नया लेंटर डाल देते हैं जी। या आपने कोयला घर में ले आए, आप कोयला घर के अंदर आ गया, या बेवजह ही आपने लेटरिन की सीट चेंज करवा दी, फ्लश की जो सीट थी वेस्टर्न लगी हुई थी, आपने वहाँ पे इंडियन लगा दी, या इंडियन लगी हुई थी आपने वेस्टर्न लगवा दी, तो आपने राहु को छेड़ दिया। अब ये राहु आपको तकलीफ देंगे, हो सकता है आपको रातों रात किसी बड़ी मुसीबत में डाल दें, क्योंकि राहु जो है वो अचानक के करता धरता है जी। जितने इंस्टेंट जितने भी काम होंगे वो सारे राहु के हैं। राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो रातों रात आपको अमीर बना देगा, शेयर बाजार लॉटरी सट्टे से आपको लाभ देगा। और अगर यही राहु आपकी कुंडली में ख़राब हो गए तो एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, दुर्घटना से आपको जो है नुकसान करवा देंगे, या शेयर बाजार से आपका नुकसान करा देगा, लॉटरी सट्टे से आपका नुकसान। इसका उपाय भी होता है खाना नंबर 4 का? देखिए, खाना नंबर 4 में अगर राहु हैं जी। तो एक तो उसको चाहिए कि चांदी की 4 गोलियां ले ले 1-1 ग्राम की, जी। उसको किसी सफ़ेद कपड़े में बांध ले या सफ़ेद कपड़े में सिल के अपने पर्स में रख ले। जी। 400 ग्राम सूखा धनिया ले, जल प्रवाह कर दे, बेहतरीन उपाय। ये 2 उपाय काफ़ी हैं उसके। राहु खाना नंबर 5। जी। खाना नंबर 5 पे राहु बिजली गिराता है, बिजली गिर जाती। खाना नंबर 5 में राहु अगर आ जाए तो गर्भपात करा देता है, मिसकैरेज। कई बार देखने में आया है कि अगर सूरज की स्थिति भी खराब हो, वहाँ पे बृहस्पति खराब बैठे हुए कुंडली में, बृहस्पति भी वीक हो, अगर बृहस्पति बढ़िया है फिर राहु को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या 9वें खाने में अगर कोई अच्छे ग्रह बैठ जाए, चंद्र आके बैठ जाए, सूरज आके बैठ जाए, तब राहु चंद्र सूरज पे बुरा प्रभाव डाले तो डाले, लेकिन खाना नंबर 5 संतान पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। नहीं तो खाना नंबर 5 का जो राहु है वो मिसकैरेज करवा देगा, गर्भपात करवा देगा, संतान पेट में आएगी, दूसरे महीने तीसरे महीने हो सकता है मिसकैरेज हो जाए। खाना नंबर 5 में पेट में तकलीफ पैदा करेगा, बहुत तकलीफ देगा तो खाना नंबर 5। आप लव अफेयर टूट जाते हैं, प्रेम संबंध खराब हो जाते हैं, यहाँ पे पढ़ाई में रुकावटें आ जाती हैं, बच्चे नालायक होंगे, बच्चे नालायक निकलते हैं, कई बार बच्चों को कष्ट होता है। अगर आपके बच्चे, चलो कोई कहता है कि वो प्रेगनेंसी तो अब नहीं है, बच्चा है, तो बच्चे की तरफ से कोई ना कोई चिंता आपको डाल देगा, बच्चा या तो नालायक निकल जाएगा या बच्चे की सेहत की तकलीफ दे देगा, कोई ना कोई तकलीफ आपको जो है 5वें खाने में राहु दे देगा। इसकी क्या रेमेडीज होती हैं? हाँ, यहाँ पे रेमेडी देखो, एक तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाथी का स्टैच्यू घर के अंदर ना हो, सिवाय चांदी को छोड़ के। जी। आप चांदी का हाथी लें, ऊंची सूंड वाला हाथी हो,
प्योर चांदी का हाथी हो, जी 60 ग्राम का हाथी लेके उसमें आप चांदी की चेन बांध के गले में, जी चांदी की ही कटोरी में गंगा जल में उसको डुबा के घर के अंदर रख दें। अब यहाँ पे जो बुरे प्रभाव थे राहु के, एक तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा एक उपाय यहाँ पे और कर सकते हैं, स्त्री की अगर सेहत खराब रह रही है, आपको लग रहा है कि पत्नी का कोई मिसकैरेज ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, 5 मूलियाँ ले लें पत्ते समेत। जी वो 5 मूलियाँ रात को सिराने रखें, सुबह मंदिर में देकर आएँ। 5 दिन कंटिन्यू उपाय करें मूलियाँ। मूलियाँ। और एक आपने क्या करना है, जो दहलीज है आपकी जी मकान की, वहाँ पे चांदी की तार डाल दें, ठीक रहेगा। 2 विवाह भी करा देता है ये। 5वें खाने में राहु बैठे हों तो 2 विवाह करा देता है। तो इसका एक उपाय लाल किताब में ये भी कहा गया है कि पति पत्नी दोबारा विवाह करें, किसी मंदिर में जाके जी अपना एक बार फिर से नाम चेंज कर लें, लड़की का नाम चेंज करके दोबारा से विवाह करें। जो रस्म होती है विधिवत वो दोबारा की जाए। राहु खाना नंबर 6 में। अब देखिए, राहु खाना नंबर 6 में अगर हैं तो हमें बुध की स्थिति को देखना पड़ेगा, बुध कैसा है। अगर बुध कुंडली में अच्छे हैं तो राहु खाना नंबर 6 के बहुत बढ़िया उच्च ये शुभ होता है। उच्च का फल देंगे आपको। दुश्मनों का नाश करने वाले, शत्रु हंता, उत्तम प्रभाव के। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, जी काम नहीं बन रहा है, आप परेशान हैं, आपने क्या करना है, एक नीले रंग का ना एक वो ले लेना है, गोली ले लेनी कांच की, जी पेपर वेट भी होता है ना, जैसे नीले रंग का अगर मिल जाए, गोल हो, उसको आप टेबल पे रख के ना जोर से घुमाएं, ऐसे करके बैठ के ना जोर से उसको हाँ घुमाएं। पेपर वेट होता है। अब जब ऐसे घुमाएंगे ना आपके, तो राहु जो है आपके रुके हुए काम उसको बनाने लग जाएगा। तो खाना नंबर 6 में राहु उच्च का होता है। हाँ, उच्च का होता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी प्रकार का अगर बुरा फल दे रहा है राहु, जी तो आप 6 नीले फूल लें, जी 6 दिन तक कंटिन्यू माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ाएं, उससे आपको ठीक मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राहु खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 शुक्र का घर है, जी और शुक्र के घर में जब राहु आएंगे तो शुक्र का धुआं निकाल देंगे। अब आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूँ। जी खाना नंबर 7 में अगर राहु हो ना, उसको बोल दो कि यार तेरी पत्नी की ना सेहत खराब है, अच्छा या सेहत खराब रहती है, या तुम्हारे पति पत्नी के झगड़े कलह क्लेश बहुत होते हैं। अच्छा होते ही होते हैं। खाना नंबर 7 में राहु आएगा, पति पत्नी में तलाक तक करवा देगा, या हो सकता है उन दोनों में इतने झगड़े हों कि तलाक तक बात जा पहुँचे। अगर जन्म कुंडली में ही राहु खाना नंबर 7 में बैठा हुआ है तो 21वें साल में किया गया विवाह चलेगा ही नहीं उसका। अगर लड़की की उम्र 21 साल है और 21वें साल में अगर विवाह हो गया उसका, तो निश्चित तलाक या फिर पति की मृत्यु का कारण बन जाएगा। शुक्र का धुआं निकाल देगा। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र पैसा है, शुक्र पत्नी है। और यहाँ पे कई बार 7वें खाने का जो राहु होता है ना, पत्नी पे छाया की तकलीफ देता है, पत्नी को ऊपरी बाधा दे देता है। तो जब कभी हम किसी की कुंडली देखते हैं और हम देखते हैं कि उसकी कुंडली में 7वें खाने में राहु बैठा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं कि यार पत्नी को बुलाओ और थोड़ी सी कोई राख लेके ना बैठ के उसको एक बार चेक करा लो आप, मुझे लग रहा है कि कोई ऊपरी बाधा ना हो। तो ज़्यादातर ऊपरी बाधा निकल जाती है, पत्नी की सेहत खराब रहेगी। पार्टनरशिप में नुकसान करेगा यहाँ पे राहु, पार्टनरशिप खराब कर देगा, पति पत्नी का रिलेशन खराब कर देगा, पब्लिक रिलेशन खराब होंगे, और डेली इनकम जो है वो डाउन हो जाएगी, तो बुरे सारे प्रभाव मिलेंगे यहाँ पे। खराब कर जाएगा राहु वहाँ पे। इसके क्या रेमेडीज क्या होती है? यहाँ पे रेमेडी आप देखिए, वैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, राहु यहाँ पे ग्रह फल के हैं, तो राहु का कोई उपाय नहीं हो सकता यहाँ पे। और राहु यहाँ पे ज़्यादातर अपना असर दे के ही जाते हैं, जी अपना असर देते ही देते हैं। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं कर सकते आप। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे चंद्र को कायम किया जा सकता है, मंगल को कायम कर सकते हैं हम। राहु को कहीं प्लेसमेंट नहीं दे सकते हम, लेकिन यहाँ पे अगर हम चंद्र कायम कर देते हैं या मंगल कायम कर देते हैं, तो राहु का प्रभाव जो है कम हो सकता है। उसमें क्या करेंगे, आप कोई प्योर चांदी की डब्बी ले लें या चांदी की कोई कटोरी ले लें, उसमें चांदी का कोई टुकड़ा 4 ग्राम का डाल के गंगा जल डाल के घर के अंदर रख दें। और अगर विवाह का टाइम है, लड़की का विवाह कर रहे हैं आप या लड़के का विवाह कर रहे हैं और उसका राहु 7वें बैठा हुआ है, तो उसकी पत्नी मायके से प्योर चांदी का कोई टुकड़ा लेकर आए। शादी के वक्त, कन्यादान के टाइम अपने माता पिता से प्योर चांदी की कोई चीज़ ले ले, कोई टुकड़ा ले ले प्योर चांदी का, 4 ग्राम का टुकड़ा ले ले, 4 ग्राम की कोई ईंट ले ले, वो हाथ में लेके अपने पति को सौंप दे। ये एक बेहतरीन उपाय है। ये शादी के वक्त करना ज़रूरी है, इसलिए कुंडली दिखाना ज़रूरी है। अगर आप शादी करने जा रहे हैं
बच्चे की शादी करने जा रहे हैं तो पहले आप कुंडली दिखा लें कि भाई इसमें कोई उपाय तो नहीं करने वाला है कोई शादी से पहले। कई बार क्या होता है कि कुंडली में शुक्र छठे बैठा होता है जी। और कुंडली में छठे खाने में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे भी विवाह के टाइम कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे उस टाइम पे कहा जाता है कि भाई कोई सोने की क्लिप लो बालों में लगाने के लिए। जी। पत्नी जो है कन्या अपने माता पिता से कोई सोने की क्लिप ले बालों में लगा के रखें। और दूसरा कोई 2 हल्दी की गांठें ले लें, एक को जल प्रवाह कर दे, एक को संभाल के अपने लॉकर में रख लें हमेशा के लिए। नंगे पैर ना चले घर के अंदर। तो ये बातें जो है वहाँ पे शादी के वक्त देखना जरूरी है। 7वें खाने का राहु, उसका उपाय मैंने बता दिया। चांदी की डब्बी लें, जी। उसमें गंगा जल डाल लें, चौरस टुकड़ा डाल के घर के अंदर कायम करें। 7 तांबे के चौकोर टुकड़े लें, 7 दिन तक जी। कंटिन्यू किसी सुनसान जगह पे कच्ची ज़मीन में दबा दें उसको, तो राहु कंट्रोल हो जाएंगे यहाँ पे। राहु खाना नंबर 8 में। 8वें खाने के राहु मृत्यु तुल्य कष्ट दे देते हैं और कई बार मैंने देखा है कि मृत्यु भी हो जाती है। ये खतरनाक होते हैं। बहुत खतरनाक। उड़ता तीर, बैठे बैठाए मुसीबत में डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहेंगे कि यार मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, और आपके ऊपर केस भी डल गया। आप कहीं पे खड़े हुए हैं, आप वहाँ से आ गए घर पे, बाद में पता चला यार वहाँ पे तो यार किसी की डेथ हो गई, वो कोई झगड़ा हो गया वहाँ पे, तो तुझे भी देखा गया यार, तेरे पे भी नाम तेरा भी आ रहा है वहाँ पे, बैठे बैठाए केस लगा देगा। जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, पागल खाने की यात्रा करवा देगा 8वें खाने का राहु। 12वें खाने पर राहु की दृष्टि होगी, आपके खर्चे बढ़ा देगा, बेफजूल के खर्चे। बिजली की चीज़ें आपकी बेवजह ख़राब होने लग जाएंगी। घर में बिजली की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, पानी की लीकेज शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आपका वॉशरूम भी गंदा रहे, पानी की लीकेज रहे घर के अंदर, आपने कोयला घर में ला के रख लिया, या राहु 8 में बैठा हुआ है, आपने फ्लश की सीट चेंज कर ली, अकेली छत डाल दी, समझ लो आपने पंगा खड़ा कर लिया अपने लिए। इसकी रेमेडी होती है कुछ? हाँ, राहु 8 का उपाय किया जा सकता है। राहु 8 के लिए एक तो चांदी का चौकोर टुकड़ा पर्स में रखें और कुंडली ज़रूर दिखा लें। ऐसा नहीं है कि मैंने जो उपाय बताया और फटाफट से आप ये उपाय कर लें। अगर आपकी कुंडली में चौथे खाने में कोई अशुभ ग्रह हुआ और आपने ये रेमेडी कर ली तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर राहु का ही शत्रु कोई, राहु का शत्रु अगर खाना नंबर 4 में बैठा हुआ और आपने राहु की चीज़ जल प्रवाह कर दी तो कष्टकारी हो जाएगा। तो आपने देखना ये है कि खाना नंबर 4 में कोई दुश्मन ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है जो खाना नंबर 8 का दुश्मन हो, 8 में बैठे हुए ग्रह का। यहाँ पे उपाय किया जा सकता है। 100 ग्राम के 8 राहु यंत्र ले लें, सिक्का धातु के, लेड के, वो आप जल प्रवाह कर दें। 4 खड़कते हुए नारियल ले साथ में, ये जल प्रवाह कर दें और चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें अपने पास में। एक उपाय और किया जा सकता है यहाँ पे, 43 दिन हर रोज़ एक खोटा सिक्का जल प्रवाह करें, ये भी एक बेहतरीन उपाय है। राहु 9वें घर में। देखिए 9वां खाना जो है धर्म का है, जी। धर्म को मानने का है, पिता का खाना भी है खाना नंबर 9। और कहते हैं जब धर्म की ढोलक हाथी बजा रहा हो तो कितनी देर चलेगी? नहीं चलेगा, फट जाएगी। तो 9वां खाने में जब राहु आएंगे तो बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा यहाँ पे। जी। पिता दादा को तकलीफ हो सकती है, भाग्य में रुकावटें आने लग जाती हैं। और 9वें खाने के जो राहु हैं वो कई बार अगर सूर्य पे भी उसकी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, भाग्य को ग्रहण लगा देते हैं। और ऐसा आदमी या तो अगर उसकी कुंडली देव कुंडली हुई तो ऐसा इंसान जो है धर्म को नहीं मानता, मतलब पूजा पाठ को तो मानता नहीं है वो, और मतलब मंदिर मस्जिद को तो वो कहेगा बाथरूम करने की जगह है, ये पेशाब करने की जगह समझेगा उसको। ऐसे निष्ठ लोग भी होते हैं। खाना नंबर 9 का राहु। इनकी क्या रेमेडीज होती हैं? हल्दी से स्नान करें, हल्दी जल में डाल के स्नान करें। अगर चंद्रमा उनकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो दूध डाल ले, जाते नहाते समय बाल्टी में दूध डाल के, कच्चा दूध डाल के उससे स्नान करें, बेहतरीन उपाय है। हल्दी डाल के स्नान करें, दोनों उपाय कर सकते हैं। राहु खाना नंबर 10। राहु खाना नंबर 10 में शक्की हुआ करते हैं। शक होता बंदे को। शक्की है या तो बढ़िया या खराब, मतलब खाना नंबर 10 के राहु का कह नहीं सकते कि यहाँ पे अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे। अगर खाना नंबर 2 के ग्रह अच्छे हुए, खाना नंबर 8 में ग्रह अच्छा हुआ जी। तो फिर तो दुगना फल अच्छा। शनि अगर अच्छा हुआ तो दुगना अच्छा, और शनि अगर खराब तो दुगना मंदा। खाना नंबर 8 को भी देखना, खाना नंबर 2 को भी देखना। जब 10 को देखना था। हाँ, खाना नंबर 8 में अगर
अशुभ ग्रह बैठा हुआ तो फिर दुगना मंदा हो जाएगा, और खाना नंबर 2 में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो दुगना अच्छा हो जाएगा। तो ये 2, 8, 10 का क्या कोई लॉजिक होता है? हाँ, ये भी लॉजिक है, ये भी लॉजिक है। खाना नंबर 2 का ग्रह जो है खाना नंबर 10 के ग्रह को जगाता है। तो जगा देता है उसको। खाना नंबर 10 में अगर राहु बैठे हुए हैं तो एक तो इंसान को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी धूप में निकले ना तो सर पे ना कोई सफ़ेद टोपी पहन ले, सर पे डायरेक्ट धूप ना पड़ने दें, जी। बेहतरीन उपाय है। शनि की पोजीशन देखनी पड़ेगी, जैसे शनि होंगे वैसे ही फल जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर खाना नंबर 2 भी खाली है, 8 भी खाली है तो खाना नंबर 3 को देखना पड़ेगा। फिर अगर 3 भी खाली है तो 5 को देखना पड़ेगा, अगर 5 भी खाली है तो 11 को देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग होगा अच्छा या बुरा। वो अगर अच्छा होगा तो दुगना अच्छा, और बुरा होगा तो दुगना बुरा। राहु खाना नंबर 11 है। गुरु पिता रोए, गुरु पिता रोए। लाल किताब में राहु खाना नंबर 11 को बोला है गुरु पिता रोए, यानी पिता के लिए और गुरु के लिए अरिष्टकारी। राहु खाना नंबर देखो 11 जो है, यहाँ पे जो भी ग्रह आता है ना अपने शत्रु का नाश करता है। जी। खाना नंबर 11 में अगर चंद्र आ गए तो केतु का फल खराब, केतु आ गए तो चंद्र का फल खराब, अगर राहु आ गए तो बृहस्पति का फल खराब, अगर बृहस्पति आ गए तो राहु का फल खराब। तो राहु अगर खाना नंबर 11 में आएंगे तो बृहस्पति के फल को खराब करेंगे, पिता के लिए अरिष्टकारी होगा। 11वें साल में, 21वें साल में, 42वें साल में पिता को कष्ट दे देगा। ज़्यादातर देखने में यह आया है कि राहु अगर 11 में बैठे हुए हैं तो 6 से 11 साल की एज में पिता या दादा की मृत्यु दिखाता है। 6 से 11 साल में पिता या दादा की मृत्यु करा देगा, या मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, या आर्थिक संकट दे देगा उसको। 11 साल की एज में हो सकता है कि उसका घर का सारा सोना बिका दे, सोना बिकवा देगा। बृहस्पति को कायम करना यहाँ पे एक अच्छा उपाय है। इसकी क्या रेमेडीज होती है? खाना नंबर 11 में अगर राहु बैठे तो गले में सोना धारण करें, जी। गोल्ड पहने गले के अंदर। अगर गोल्ड नहीं पहन सकते तो पीला धागा पहन ले गले में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुंडली दिखाना जरूरी है, कुंडली दिखा के ही करें। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया, मैं खाली आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन उपाय कोई भी करना है पूरी कुंडली को देख लें, वहाँ पे देखें बाकी ग्रहों की क्या दृष्टि है वहाँ पे। जी। राहु पे दूसरे ग्रहों की, खाना नंबर 3 में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, खाना नंबर 11 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है और वर्षफल में वो ग्रह खाना नंबर 8 में आ जाए या खाना नंबर 11 में आ जाए और उस ग्रह की चीज़ आप घर के अंदर ले आएँ तो आपके लिए तबाही के रास्ते खोल देगा, आपको टेंशन में डाल देगा, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा, आपको बर्बाद करके रख देगा। कोई ऐसी वस्तु आप ले आए तो आपका नुकसान चालू। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी कुंडली में शनि 11वें बैठे हुए हैं, अब वर्ष में शनि 11 ही आ जाए जी। और इंसान क्या करे, कोई मशीनरी ले आया, कोई लोहे की मशीनरी, या मकान बना लिया, तो जैसे ही वो मकान बनाएगा या जैसे ही उसने कोई लोहे की मशीनरी घर पे ले आया तो उसके लिए बस समझ लो कि उसने रास्ता खोल दिया दूसरे जहान का, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी उसको। या शनि 11वें खाने में था, वो 8वें खाने में आ जाए वर्षफल में, जी। तो भी दिक्कतें आ जाएंगी। राहु खाना नंबर 12। हाँ, खाना नंबर 12 जो है वो व्यय भाव है, व्यय खर्चा। व्यय खर्चा, हानि का भाव है, जी। नींद का भाव है, जी। विदेश यात्रा का भाव है। जी। तो खाना नंबर 12 में अगर राहु बैठेंगे तो हो सकता है विदेश यात्रा करा दें। जी। लेकिन ये भी है कि खाना नंबर 12 जो है जेल यात्रा का भी है। जी। अगर कुंडली में चंद्रमा बुरे हुए, अशुभ हुए, सूर्य भी खराब हुए, तो हो सकता है जेल यात्रा करवा दें। खाना नंबर 12 में राहु बैठे हुए नींद खराब कर देंगे उस इंसान की, रात की नींद को उड़ा देंगे, जी। हानि कराएंगे, नुकसान कराएंगे। और मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि राहु खाना नंबर 12 में हो तो राहु क्या है, राक्षस है, सर के ऊपर आके बैठ गया, सेक चिल्ली बना देगा आपको। जी। ख्वाब बड़े बड़े होंगे उसके, बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखेगा, लेकिन जब ख्वाब टूटेंगे तो फिर वही टूटी हुई चारपाई पर नजर आएगा। खाना नंबर राहु अगर खाना नंबर 12 में बैठे हुए हैं तो ऊपरी बाधा के कारक भी बन जाते हैं। लड़की की कुंडली में अगर राहु 12वें खाने में बैठे हैं तो कई बार मैंने देखा है कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा होती है, किसी जिन का साया या किसी
भूत प्रेत का साया जो है उसके ऊपर हो सकता है। पहचान वही है, मैंने जैसे पहले बताया कि अगर राहु खाना नंबर 12 में बैठे हुए हैं तो अगर लड़की है तो उसके सपने बड़े अजीबोगरीब सपने होंगे, बहुत अजीबोगरीब से सपने देखने को मिलेंगे उसको। कई बार कई लोग आके मुझे बोलते हैं यार मैं ना कीचड़ बड़ा देखता हूँ, ऐसा लगता है रात को सपने में मैं कीचड़ में गिर गया, पोटी लग गई मेरे शरीर से, मैं अपने आप को कई बार नंगा देखता हूँ, ठीक है, गंदगी दिखा, मरे हुए लोग बहुत दिखाई देते हैं, मरे लोग बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे क्योंकि सपने का भाव भी है खाना नंबर 12। तो खाना नंबर 12 के जो राहु हैं वो भी बड़े अच्छे नहीं हैं, खराबी पैदा करेंगे उसके लिए। नुकसान का घर है, व्यय का घर है, अचानक नुकसान कराएंगे, जेल यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा, पागल खाने की यात्रा भी करवा देंगे। इसकी क्या रेमेडीज होती हैं? खाना नंबर 12 में अगर राहु बैठे हुए हैं तो देखो 12वें खाने में राहु नीच फल के हैं और यहाँ पे ग्रह फल के भी हैं। तो अगर राहु के किसी सटीक उपाय की बात करें कि राहु कहीं पर प्लेसमेंट की जा सकती है तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी राहु के लिए हमें कोई ऐसा ग्रह वहाँ पे कायम करना पड़ेगा जो राहु को कंट्रोल कर सके। जी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मंगल को कायम कर सकते हैं। 12वें खाने में अगर हम मंगल कायम कर देते हैं, यानी चीनी की खाली बोरी अगर आप छत पे रख दें, या वो इंसान खाना एक टाइम का या 2 टाइम का खाना किचन में खाना शुरू कर दें, गैस हल्का हल्का चलता हो, उसके पास ही वहीं पे ही पास में बैठ के पालती मार के बैठ जाए, प्लेट लेके वहीं पे खाना खाए, आग के पास में किचन में खाना खाएगा। किचन क्या है, मंगल है। अब जहाँ पे मंगल है वहाँ पे राहु को शांत होना पड़ेगा। चांदी की गोली बनाई जा सकती है 4 ग्राम की जी। ये उपाय यहाँ पे अच्छा है। 12वें खाने के जो राहु हैं उनको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि वहाँ पे मंगल ले आओ किसी तरीके से। अगर आपको नींद में कोई प्रॉब्लम आ रही है, 12वें खाने के राहु हैं, नींद में प्रॉब्लम देंगे, उसकी नींद सही नहीं होगी, पूरी रात अगर सही से सोया भी है तो सुबह बोलेगा यार यार मुझे ऐसा लग रहा है यार नींद सही से नहीं ली, थकान अभी भी उतनी ही है, जी। नींद टूट जाती है रात को, सपने अच्छे नहीं आ रहे हैं। लाल कपड़े की एक थैली बना लें, सूती कपड़ा हो, चमकीला ना हो, जी। सूती कपड़ा ले लें, 100 ग्राम उसमें सौंफ डाल लें, हो सके तो एक मूंगा पत्थर डाल लें उसमें, और नहीं तो मूंगा पत्थर भी छोड़ें, सौंफ डाल लें और एक चीनी का पाउच डाल लें उसमें, देसी खांड का पाउच डाल लें। पाउच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है, अब जैसे बरसात का टाइम आ रहा है ना तो मॉइस्चर आ सकता है, तो उसको सिल लेना है। सिलने के बाद उसको रात को सिराने रख के आप सोया करें। तो रात को अगर सिराने लाल कपड़े की थैली में चीनी और सौंफ भर के अगर रखते हैं तो ये भी आपके राहु को कंट्रोल करेगा, मंगल का कार्य करेगा। अक्सर होता है जब कोई ग्रह खराब होता है ना, हम उसके देवता की पूजा करते हैं। जी तो राहु के लिए कौन से देवता होते हैं? देखिए, सरस्वती देवी है इसकी, राहु के लिए? राहु की देवी जो है सरस्वती है। माँ सरस्वती का पूजन करना जी। राहु को ठीक करने के लिए काफ़ी है। 12वें खाने के राहु के लिए बुध का भी साथ लिया जा सकता है, जी। यानी ऐसा इंसान बहन बेटियों की सेवा करे, ये एक अच्छा उपाय है। बाकी मंगल कायम करना वो तो मैंने आपको बता ही दिया। जी। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज के समाज में राहु से जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। रूटीन में जितनी भी एक आदमी समस्याएं फेस करता है जी, वो ज़्यादातर समस्याएं राहु से रिलेटेड होती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोई इंसान दुखी परेशान होता है ना, तो जब अगर हम उसकी कुंडली खोल के देखते हैं तो उसकी जो दशा चल रही होती है ना, वो ज़्यादातर देखने में आता है कि उसके राहु की दशा है, राहु की महादशा है, राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, या राहु उसकी कुंडली में कहीं अशुभ चल रहा होता है। तो देखने में तो यही है। बाकी उसके उपाय किए जाएं तो देखिए, अब कोई कहेगा कि भाई उपाय करने से क्या समस्या ख़त्म हो जाएगी, तो मैं ये कहूँगा कि जो उपाय हैं वो एक छतरी की तरह है। जी। बारिश हो रही है, आपने एक छतरी ली हुई है, अब वो छतरी आपको बारिश से पूरा भीगने से बचाएगी। पैरों पे छिट्टे पड़ सकते हैं, आपके कपड़ों पे छिट्टे पड़ सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर आप कहें कि भाई छतरी लेने के बाद में कोई नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का कोई कष्ट नहीं आएगा, तो ये कहना मुश्किल है। ग्रह अपना असर तो दिखाएगा, उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा अगर वो असर नहीं दिखाएगा।
आखिर परमात्मा ने उनको कोई शक्ति दी हुई है, परमात्मा ने ग्रह बनाए हैं, आपको सज़ा देने के लिए वो ग्रह आ रहा है। आपने कोई ना कोई तो ऐसा बुरा कर्म किया होगा ना जिसकी सज़ा देने के लिए वो आया है। कोई गलती आपने इस जन्म में या पिछले जन्म में की होगी, और वो ग्रह आपको उस समय पे आके कोई सज़ा देने के लिए आया। तो अगर आप कहें कि भाई वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा उपाय करने के बाद में, तो प्रॉपर ठीक नहीं होगा। क्षत्रिय है जी। बस। लाल किताब में बहुत सारी रेमेडीज होती हैं राहु से रिलेटेड, आज हमने चर्चा की है। बहुत सारी समस्याएं और भी हैं लोगों को। मैं चाहूँगा लोग आपसे संपर्क करें, जी आपसे विधि जानें, जी। कैसे कैसे क्या क्या समस्याओं का निवारण हो सकता है। पैरानॉर्मल जितनी चीज़ें आपने बताई, शायद पहली बार हमने चर्चा की इन चीज़ों की। कई लोग मेरे पास में आके कहते हैं कि सर होता भी है ये कुछ, जी। वास्तव में होता है। क्योंकि हमें तो लगता है कि कोई दिमागी प्रॉब्लम है, मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको दौरा पड़ रहा हो। आप कह रहे हैं जी उसको ऊपरी बाधा है। जी। और भूत प्रेत कहाँ होते हैं यार? ये सब किताबों की बातें हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं। अब उनसे मैं एक बात कहूँगा कि एक तुलसीदास का एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर भूत प्रेत है नहीं तो फिर उन्होंने नाम क्यों लिया उनका? भूत पिशाच होंगे तभी नाम लिया है ना। जी जी। तो या तो कह दो कि ये हनुमान चालीसा ही गलत है, तुलसीदास भी गलत है वहाँ पे। तो अगर चीज़ है तो नाम लिया। और दूसरी बात है कि आप कहते हो, अभी मैं कई लोगों से सवाल करता हूँ कि भाई आप भगवान को मानते हो? जी। कहते जी हाँ हम तो भगवान को मानते हैं। पूजा पाठ करते हो? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। मंदिर जाते हो? हाँ जी जाते हैं। मैंने कहा भगवान को देखा कभी? तो नहीं। आपके पिता ने देखा भगवान को? दादा ने देखा था, परदादा ने देखा था? कोई भगवान का चाचा ताया भी देखा तुमने? या भगवान का कोई सेवक ही देखा? कहते हैं जी नहीं हमने नहीं देखा। फिर क्यों विश्वास करते हैं? जिसको आपने देखा नहीं आप उस पर तो विश्वास कर रहे हो। और एक ऐसी चीज़ है, आप कभी देख लो 100 इंसान ऐसे इकट्ठा कर लो, पब्लिक में से 100 इंसान इकट्ठा कर लो और उनसे पूछो कि भाई आपने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी है, कोई भूत प्रेत या कोई ऐसा इंसान देखा जो इससे पीड़ित हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो? तो 100 में से 10 बंदे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कह देंगे हाँ यार हमारे साथ में भी ये चीज़ हुई है, होता है, दिखा होता है लोग। हमने फेस किया है इस चीज़ को। मैं आपको ना एक वाक्य बता रहा हूँ। जी। मेरा ना भांजा है, मैं नाम नहीं लूँगा, दिल्ली में कहीं रहता है। उसने मुझे एक बार बोला, कहते मामा जी एक बात बताओ, क्या ये वास्तव में ये चीज़ें होती हैं या ऐसी ड्रामा है, ये पैसे कमाने का या पैसा निकालने का एक ज़रिया है? तो मैंने उसको एक चीज़ बोली, मैंने कहा भाई देखो पंजाबी में एक कहावत है, कहता राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। जी। मैंने कहा अभी तेरा कोई इससे पाला नहीं पड़ा तो इसलिए तुझे लग रहा है कि ये सब ऐसी बकवास है। जी। जिस दिन कभी गलती से तेरा पाला पड़ गया तो कानों को हाथ लगा लेगा और कभी नाम भी नहीं लेगा इसका। जी। अब हुआ क्या, ये बात करने के बाद तकरीबन 3 या 6 महीने के बाद क्या हुआ, उसकी वाइफ को प्रॉब्लम आ गई, अचानक से प्रॉब्लम आ गई उसको। और प्रॉब्लम भी ऐसी आई कि वो खड़ी खड़ी ऐसी गिरी धड़ाम करके, उसको होश ही नहीं रहा। अब उसको होश में लाने के लिए सब कुछ करके देख लिया, होश में नहीं आ रही हूँ। फटाफट डॉक्टर के पास लेके गए, क्योंकि पहला काम तो डॉक्टर के पास ले जाते जी हैं। जी जी। पंडित को तो बाद में दिखाना है, क्योंकि भाई देखो सही भी है, हाँ जी। आपको ऐसे ही नहीं भागना चाहिए। हम नहीं कहते कि भाई हर छोटी से छोटी बात के लिए पंडित के पास भाग जाओ या आप किसी तांत्रिक के पास में चले जाओ, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है डॉक्टरी, और हम बाबों के चक्कर काट रहे हैं, बाबों के पास में जा रहे हैं, साधुओं के पास में जा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जी। डॉक्टर के पास जाना पहला काम था। तो वो भी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहे हैं भाई इसको जो है पेट में प्रॉब्लम आ गई है, पेट में ना खून जमा हो गया इसमें और इसका तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन से डर गए वो, कहते हो सकता है डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा हो या ठगने की कोशिश कर रहा हो, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। और वो दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ उन्होंने भी देखा, स्कैनिंग वगैरह कराया, सब कुछ देखा, कहते हैं हाँ यार प्रॉब्लम है, ऑपरेशन होगा। अब वो परेशान हो गए, तंग हो गए, कह रहे जी ये तो एक तो होश में नहीं आ रही हैं, जी। दूसरा इसको पानी के छिट्टे भी मार के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन पता नहीं होश में क्यों नहीं आ रही।
तो उन्होंने अचानक से याद आया, कहते यार एक बार उसको फ़ोन करके देख लो, जी। गुरुराज जी को फ़ोन कर लो। अब भांजा मेरा कह रहा हाँ मामा जी को एक बार फ़ोन करके देखते हैं, उनसे पूछते हैं। मैंने कहा भाई हुआ क्या? फ़ोन आया उसका, कहते उसकी जो वाइफ मेरी जो है बड़ी परेशान है, बेहोश हो गई है, अचानक से गिरी है, हॉस्पिटल लेके आए और डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई इसको तो ब्लड जमा हो गया और ऑपरेशन होगा। मैंने कहा उसको बात करा मेरी, वो कहते बात तो कर ही नहीं सकती, वो तो बेहोश है। मैंने कहा फिर डॉक्टर को दिखाया, होश में नहीं है? कहते नहीं अभी तक तो नहीं आई। मैंने कहा कुछ मत कर, उसके कान पे फ़ोन लगा। अब उसके कान पे फ़ोन लगाया, मैंने इधर से कुछ जाप करना शुरू किया, पाठ किया। मैंने अभी अपना पाठ पूरा किया ही था, उठ के बैठ गई, होश में आ गई। उससे पूछा क्या प्रॉब्लम? कहती नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते नहीं तुझे कोई दिक्कत नहीं है? कहते नहीं मैं तो ठीक हूँ। कहते भाई ठीक है चलो ठीक है, तो घर ले आए उसको। घर लेके आए। अब सुबह को अगर मैंने उसका पाठ कर दिया फ़ोन पे, शाम तक बिल्कुल ठीक है, शाम को फिर प्रॉब्लम है उसको। शाम को मैं पाठ करता हूँ तो सुबह तक ठीक है, सुबह को फिर प्रॉब्लम है। तो 2-3 दिन 4 दिन ऐसा चलता रहा। उसके बाद मुझे बुलाया उन्होंने, कहते कि मामा जी आप आ जाओ, आप खुद देखो इसको क्या है। मैं गया, जाके मैंने चेक किया। मैंने जो अपना तरीका था उसको, फिर वो जो भी चीज़ थी उसको कील किया मैंने। कील करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि अभी क्या प्रॉब्लम है? कहती मेरे पेट में, अभी आधा ही बोला, कहते मेरे पेट में दर्द। कहती नहीं दर्द तो नहीं है मेरे पेट में, था दर्द लेकिन अभी पेट में दर्द नहीं है, सर में दर्द है। मैंने कहा सर में दर्द है? कहती हाँ लेकिन था, अब नहीं है, अब सर दर्द भी ठीक है। मैंने कहा फिर बैठी क्या है, क्या करना है अब? कहती बताओ क्या करना। मैंने कहा चाय बना के लेके आओ। उठी, सारे काम किए उसने। और वो दिन और आज का दिन, उसका ना कोई ऑपरेशन हुआ, ना उसका खून की कोई रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद स्कैनिंग भी कराई, कुछ सब कुछ करा के देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दवाई नहीं ली उसने, कोई डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई हॉस्पिटल नहीं गई, बिल्कुल भली चंगी है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर उसके पेट में प्रॉब्लम थी तो वो बाद में भी रहती, अपने आप ही ठीक भी हो गई। जो ऑपरेशन से चीज़ ठीक होने वाली थी वो वैसे ही ठीक हो गई। उस दिन के बाद से उसको समझ में आया कि हाँ वाकई ये चीज़ें होती हैं। जब देव होते हैं तो दानव भी देव हैं तो दानव भी हैं। दानव भी है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है ना। दोनों चीज़ें होती है। भाई आप बिजली की तार भी लेंगे तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलेंगे ना। अगर पॉजिटिव रखें और नेगेटिव ना रखें तो फिर भी आपका बल्ब नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बल्ब को जलाना है ना, सृष्टि को अगर चलाना है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही चाहिए। और भोले शंकर के ही भक्त हैं ये सब। भोले शंकर की जो गण हैं, ये आत्माएं, भूत प्रेत, सब उन्हीं के गण हैं। तो उन्होंने अपनी सेना में सम्मिलित किया हुआ है। जब उनको ज़रूरत होती है, किसी को कोई सज़ा देनी है, किसी को कोई परेशानी देनी है या किसी का कुछ भला करना है, तो उसका सहारा लेते हैं। योगनियाँ होती हैं, 64 योगनियाँ भी हैं, योगनियों के भी नाम होते हैं जी। अब कई बार 64 योगनियों में से कोई योगनी परेशान कर देती है। जी। जब हम किसी से पूजा कराते हैं तो 64 योगनियों की भी पूजा होती है। जी। अब 64 योगनियों का, अभी पुराने टाइम में क्या होता था, स्पेशली कहा जाता था बच्चों से कि बेटा मीठा खा के बाहर नहीं जाना। आपने सुना होगा कि भाई मिठाई खा के बाहर नहीं जाना, और परफ्यूम लगा के दोपहरी में बाहर नहीं निकलना, परफ्यूम लगा के बाहर नहीं जाना, मीठा खा के बाहर नहीं जाना, दूध पी के नहीं जाना, चिट्टा दूध पी के बाहर नहीं जाना। जी। क्योंकि उनको पता था कि जब बच्चा दोपहरी में बाहर निकलेगा ना, तो हो सकता है किसी चौराहे से, कहीं किसी रास्ते से कोई नेगेटिव चीज़ इसके साथ में लग जाए। योगनियाँ होती थी, योगनियों का वास बताया गया जगह जगह पे। चौराहे पे भी वास है, कुएं में वास है, नदी के पास में वास है इनका, जंगल में वास है, जी। पीपल के पेड़ पे वास है, अलग अलग जगह पे इनका वास है। तो जब कभी कोई इंसान इनके पास से निकलता है और इनको अगर वो पसंद आ जाए तो साथ में लग जाती हैं योगनियाँ। और जब योगनियाँ साथ में लग जाती हैं तो अगर उसको अच्छा लगा जी। तो हो सकता है आपके काम वो ऐसे बनते चले जाए, जी। आपके काम बनाएगी वो योगनी। और अगर आपसे रुष्ट हो गई तो आपके बनते काम ही बिगाड़ देगी, बीच में बनते बनते कामों में विघ्न आने लगेंगे। तो इसलिए योगनियों का भी जब नवग्रह पूजन किया जाता है, इस तरह की पूजा की जाती है, तो उसमें 64 योगनियों की भी पूजा होती है, नवग्रह की भी पूजा होती है, 5 लोकपाल होते हैं, 10 दिक्पाल होते हैं, नवग्रह होते हैं, वो सभी पूजा होती है उसमें। तो इस तरह से सृष्टि में सब कुछ है। जिसका नाम लिया है ना आपने, वो ऐसे ही नहीं आया, कहीं हवा में से नहीं आ गया, वो सब कुछ इस धरती पे है, बस देखने वालों की निगाह चाहिए।
अब अगर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं है वो। हमें बिजली नज़र नहीं आती, हम तारों में बिजली कोई चलते हुए नज़र आती है कोई? हमें नहीं नज़र आती, इनविजिबल होता विजिबल है, इनविजिबल है। है जी। अब बिजली के तार में हमें बिजली नज़र नहीं आ रही तो कि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई वो बिजली नहीं है। हाथ लगा के देखो, पता लग जाएगा। हाँ, तरंगे हैं यहाँ पे, फ़ोन चल रहा है, अब इसकी तार थोड़ी है। बिल्कुल। अभी यहाँ पे फ़ोन भी आ रहे हैं। अगर यही फ़ोन की बात आज से अगर हम 50 साल पहले करते तो ये जादू था। जादू था। मानते ही नहीं कि भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, कोई बंदा अमेरिका बैठा हुआ यहाँ कैसे आवाज़ आ जाएगी उसकी। अभी आज से लगभग 10-15 साल पहले, 20 साल पहले हम अगर बात करते थे, वो बात हुआ करती थी कि यार आने वाले टाइम में ना ऐसे फ़ोन आएंगे कि आमने सामने बात हुआ करेंगे। आज वो सब है, आमने सामने बात होती है, हम वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं। और किसी टाइम पे ये सपना था और लगता नहीं था कि ये सब हो सकता है। तो जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। तरंगे हमें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन वो तरंगे यहाँ पे जा रही हैं। हमारे फ़ोन के अंदर वो तरंगे जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, किधर से आ रही हैं, वो दिखेंगी नहीं हमें। किसी को नहीं पता। तो ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी भी हमारे आसपास हो सकता है, हमारे और आसपास में साथ नेगेटिव एनर्जी, सूक्ष्म चीज़ें होती हैं। सूक्ष्म चीज़ें इन आँखों से नज़र नहीं आएंगी, और जिनको नज़र आती है फिर वो कभी देखना नहीं चाहते। जी। आज के पॉडकास्ट में बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूँगा जाते जाते आप आज के पॉडकास्ट के बारे में अगर कुछ कहना चाहें। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट रहा है जी। बहुत अच्छा रहा। जी। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत धन्यवाद आज आपका। पहली बार मैं आपसे मिला, जी। और आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जी। लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जी। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर आपके पास में आते हैं, उनका ज्ञान आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी। और कुछ लोग जो अनभिज्ञ हैं ज्योतिष से, उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, जी। या कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी ज्योतिष का हर किसी को ज्ञान नहीं है, उसको उल्टे सीधे उपाय करा के पैसा लूट रहे हैं लोग बाग। आपके इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ग्रहों के क्या असर हो सकते हैं, क्या अच्छे क्या बुरे, उसका पता चल रहा है। कई लोग गलती से उपाय खुद ही कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देख के उनको लगता है कि बस हाँ कंप्लीट हो गया, काफ़ी हो गया, अब हम उपाय कर लेंगे। तो आज की जो वीडियो है, इससे हो सकता है उन लोगों को ये मैसेज जाए कि कोई भी चीज़ हमने करनी है सोच समझ के करनी है। ज़िंदगी बहुत कीमती है, जी। इसके साथ में खिलवाड़ ना की जाए। कई बार कोई उपाय हमारे लिए अगर फ़ायदे वाला हो सकता है, तो हो सकता है ये उपाय आपके लिए जानलेवा भी हो जाए, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे दे, या कोई आर्थिक आपको संकट दे दे। तो आपके माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों तक जा रही है, जी। और बहुत अच्छा लगा। आपने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है ये, जी। और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही आगे भी जी। जारी रखें इस चीज़ को। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बुलाएं, जी। और उनकी जानकारी जो भी ज्ञान है, देखो कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। नहीं है जी। मैं अगर कहूँ कि मैं अपने क्षेत्र में महारत हासिल है मुझे और मैं कंप्लीट हूँ, तो कंप्लीट तो मैं भी नहीं हूँ। समंदर है, ज्योतिष एक समंदर है, बट आप काफ़ी अंदर जा चुके हैं उसके। कोशिश है। एक अच्छा तैराक लोगों को समुद्र की गहराई बता देता है। बिल्कुल। आप लेकिन एक मेरी ऐसे- कोशिश आप एक रही। ऐसे इंसान हैं जिसके पास ज्ञान है। Thank you. आपको हमने बुलाया, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। सारी चीज़ों के पीछे श्रेय है आपके ज्ञान को। आप एक ज्ञानवान आचार्य जी हैं, मुनि जी हैं, कोई भी संज्ञा दी जा सकती है इंसान को। आप एक गुरु हैं जो लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर रहे हैं। आपके इस कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट पर चर्चा हुई है नेगेटिव एनर्जीज की, ऊपरी बाधाएं। सुना होगा आपने, ऊपरी बाधाएं क्या होती हैं? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें भी आती हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आए। जब हनुमान चालीसा में भूतों का जिक्र है, फिर हम रियलिटी से भागते क्यों हैं? इस पॉडकास्ट में आप जो बताया गया कि भूत होते क्या हैं। वो बुरे नहीं होते, वो आत्माएं होती हैं। कुछ तृप्त आत्माएं होती हैं, कुछ किसी वियोग के अंदर लोगों की मृत्यु हो गई होती है। ऐसी आत्माएं कई बार लोगों को नुकसान देती हैं। जो ग्रहों के माध्यम से कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य
आपको बता सकता है। मानव जीवन में जो भी आपको कष्ट आते हैं, ये कष्ट भगवान ने लिख के भेजे होते हैं, ये आपके कर्म होते हैं जो आप भोगने आए होते हो। आप ज्योतिष के माध्यम से चीज़ों को जान सकते हो, बदल नहीं सकते। आपके ऊपर आने वाली समस्याओं का असर कम हो सकता है, पाठ पूजा से, उपायों से, खत्म नहीं हो सकता। राहु एक छाया ग्रह कैसे आपको दुविधा में डालता है, कैसे आपको भ्रमित करता है। 12 घर होते हैं ज्योतिष में, इन 12 घरों में राहु का क्या क्या महत्व होता है, आज डिटेल में बताने की कोशिश करी है। आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।